कल तक हमने कहां तक कर लिया था, सेक्शन 41 तक सीआरपीसी में ना, 41 से हमें आज अरेस्ट के चैप्टर से स्टार्ट करना था, ठीक है। देखिए अब अरेस्ट का चैप्टर है ये तुम्हारा चलता है 41 से लेके 60A तक। पीटी पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर सेक्शन में, लगभग हर सेक्शन में आप ये समझ लीजिए कि पीटी का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये तो बहुत सबसे सिंपल है कि किसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है या किसमें नहीं कर सकता, ये तो लगभग सब पढ़ ही रहे हैं। वो एक्चुअली पूछे कि आपसे ऐसा पूछेगा अनएक्सपेक्टेड, जैसे मान लीजिए 50A से पूछ देगा, जो सेफ गार्ड्स वगैरह दिए हुए हैं अरेस्ट में, कि आपको क्या क्या ड्यूटीज फॉलो करनी है, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो वो जो सेफ गार्ड वगैरह दिए हुए हैं, तो वो सब चीजें जो है वहां से पूछ लेता क्वेश्चन। छोटी छोटी चीजें होती हैं मगर पीटी में थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है, ठीक है। तो एक बार इसको ना ध्यान से देखिएगा। देखो 41 कह रहा है, 41 कह रहा है कि व्हेन पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट, तो इन सिचुएशंस में पुलिस ऑफिसर चाहे तो अरेस्ट कर सकता है, मे अरेस्ट है, कंपलसरी तो है नहीं उसे अरेस्ट करना ही है, उसकी मर्जी है। इन सब सिचुएशंस में भी मर्जी है, उसका मन करेगा, उसे लगेगा तो वो अरेस्ट करेगा, ठीक है ना। कहीं भी पूरे उसमें आप देखोगे क्रिमिनल प्रोसीजर में कहीं भी अरेस्ट कभी भी मैंडेटरी नहीं करा गया, कि आपने कितना भी ग्रेव ऑफेंस हो, मैं कह रहा हूं इवन मर्डर हो, उसके लिए भी अरेस्ट मैंडेटरी नहीं है, अरेस्ट ऑप्शनल है, पुलिस ऑफिसर के ऊपर है। उसे लगता है कि अरेस्ट करना जरूरी है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस के, ये बात है वो बात है, ये टेम्पर कर देगा, ये भाग जाएगा इन्वेस्टिगेशन में, कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, कोऑपरेट नहीं करेगा, तो उस तरीके से मगर अरेस्ट मैंडेटरी कहीं नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है, पहले ही कह रहा है कि एनी ऑफिसर मे अरेस्ट, एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। 41 में आप चाहे तो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं, विदाउट वारंट कर सकते हैं, विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या क्या दिए हुए उसमें सिचुएशन, तो पहला तो कह दिया कि प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कोई कर रहा है उसकी प्रेजेंस में पुलिस वाला वहीं पर है, चाहे तो यूं के यूं अरेस्ट कर ले, ठीक है। तो ये तो बात चलो बहुत आसान भी समझ में भी आती है। बी कह रहा है कि ऐसा उसको कोई इंफॉर्मेशन मिले, कंप्लेंट कोई उसको दे कि पुलिस को, है ना, या कहीं से इंफॉर्मेशन मिले, ये सब चीजें अगर हो, या उसको ऐसा डाउट हो, सस्पिशन हो कि किसी आदमी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसमें अप टू 7 ईयर तक की पनिशमेंट है, ऐसा उसको किसी ने मान लीजिए थाने में आके कंप्लेंट दे दी, या फिर मान लीजिए कि उसको खुद अपने खबरी से इंफॉर्मेशन मिल गई, है ना, और बाद में आपको याद है कि हमने पढ़ा था 125 में एविडेंस एक्ट में कि ये भी नहीं पूछ सकते बाद में कोर्ट उससे कि खबर आपको मिली कहां से थी, याद आया ना 125। ऐसे याद रखा करो आप, वो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा कि अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चलो खबरी से पूछ नहीं सकते 125 का दिया, तो वो भी आपका एक सेक्शन तैयार रहता है हमेशा। तो ऐसा मान लीजिए 7 साल तक की है, तो एक तो ये चीज कि उसे कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल गई है, ऐसा कोई सस्पिशन है या कंप्लेंट वगैरह आई है, और उसके साथ कुछ और भी कंडीशन 7 साल तक वाले में दे रखी है इन्होंने, और उसमें वही कंडीशन है नॉर्मली जो कंडीशन बेल वगैरह में लगती है। तो पहले तो उन्होंने कंडीशन दे दी कि उसे लगे कि हाँ उसने ये ऑफेंस किया है, ऑफेंस कमिट हुआ है, मतलब वो कंप्लेंट उसने पढ़ी, उसने कंप्लेंट पढ़ी और कंप्लेंट पढ़ के उसको ये लगा कि हाँ इसने ऑफेंस किया है, एक तो ये चीज हो जाए। और साथ में फिर वही सब बेल के जो कंडीशंस होती हैं कि वो भाग ना जाए, वो टेम्पर न करे एविडेंस को, किसी विटनेस को धमकाए नहीं, इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका पकड़ा जाना ज्यादा जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करेगा, ये बेसिक जो चीजें होती हैं। क्योंकि ओवरऑल तो किसी को अरेस्ट करने का पर्पज क्या है, किसी को भी अरेस्ट करने का एक ही पर्पज है ना, कि फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो जाए। ओवरऑल हमारा क्या है कि फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो जाए। वो आदमी जो एक्यूज्ड है अगर वो पुलिस को पूरा सहयोग कर रहा है, जब बुला रहे तब आ रहा है, जो पूछ रहे उसका जवाब भी दे रहा है, ले जा रहे तो कहीं जा भी रहा है, ठीक है ना, कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहे तो दे रहा है, किसी विटनेस को कुछ धमका नहीं रहा, मतलब ये आइडियल सिचुएशन की बात हो रही है। प्रैक्टिकलिटी में ये होता हो ना होता हो वो अलग बात है, मगर आइडियल सिचुएशन जो कह रही है वो ये कह रही है कि अगर वो इस तरीके की चीजें कर रहा है तो पुलिस वाला
क्या करेगा, चाहे तो अरेस्ट करे चाहे ना करे। मतलब मान लो उसे लग रहा है कि भाग जाएगा, इसके खिलाफ मुकदमा आया है और ये भाग जाएगा, तो सबसे पहले जाके क्या करेगा, अरेस्ट करेगा। तो ए में क्या कर रहा था, कॉग्निबल ऑफेंस कर रहा था। बी में क्या कर रहा है कि 7 ईयर तक की पनिशमेंट वालों में उसे ये देखना पड़ेगा कि एक तो उसे फील हो कि हाँ इसने ऑफेंस किया है, और दूसरा कि हेल्प कर दे इन्वेस्टिगेशन, अगर थोड़ा सहयोग करता रहे तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं करेगा तो हम इसे अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है जी, ये बेसिक है। आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि ये ए में दिया है कि बी में दिया है। इवन वो ज्यादातर तो यही पूछता है, नॉर्मली 41वें क्वेश्चन पूछता है, यही पूछता है क्या विदाउट वारंट अरेस्ट करने की पावर कहां पर है। मतलब विदाउट वारंट जो अरेस्ट करेगा तो वो 41 में अरेस्ट करता है ना। तीसरा जैसे कह रहा है कि देखो इसका आ गया बी हो गया, बी के बाद क्या बी ए है। इसमें क्या है कि मोर देन 7 ईयर वाला है। मोर देन 7 ईयर में अगर मान लीजिए उसको कोई ऐसा कुछ मतलब कि क्या बोलते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती है 7 साल से ज्यादा में किसी को पनिशमेंट है उस ऑफेंस में, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है किसने किया है, तो यहां पर सिर्फ उसे इतना ही सेटिस्फाई करना है कि उसे लगे कि उसने ऑफेंस कमिट किया। जो 7 साल से कम वालों की पहली जो कंडीशन थी कि ऑफेंस कमिट किया हो, वही वाला इसमें। तो ये बेसिक है। 7 से कम वाले में उसे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा, प्रिकॉशन है। चलो जी 3 साल 4, चोरी ऐसा मुकदमा, चोरी में सब अरेस्ट कर लेते हैं लगभग। पुलिस तो एज अ रूटीन अरेस्ट करती है ना, मगर एक्चुअल में है नहीं है। वो चाहे तो बी में देख सकता है कि भाई ये बंदा आ रहा है इन्वेस्टिगेशन में, तुम्हारा कॉपरेशन कर रहा है, तो ठीक है नहीं करेंगे अरेस्ट। ठीक है, और 7 साल से ऊपर वालों से देखना कि हाँ इसने कमिट किया है, उसे लग रहा है इसने कमिट किया है, उठा के अरेस्ट कर देगा। ठीक है ना, ये होगा बी ए। अब सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, भगोड़ा प्रोक्लेम्ड हो अगर वो, तो अगर कोई ऐसे भागा हुआ है, उसके खिलाफ वारंट है, उसके खिलाफ कोर्ट ने बता रखा है कि आइए वो आने का है, तो प्रोक्लेम्ड कर दिया, भगोड़ा घोषित कर दिया, उसे जहां मिल जाएगा पकड़ लेगा पुलिस वाला, है कि नहीं। डी आ गया आपका। डी कह रहा है इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड विच में रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी। तो मान लीजिए किसी के पास से कोई चोरी का सामान मिलता है और पुलिस वाले को लगता है कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी है इस, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा सामान मिलता है जिससे उसे लगे कि हाँ इस प्रॉपर्टी के साथ इसने क्राइम किया है ना, तो उसमें अरेस्ट कर लेगा चाहे तो। यहां सब में कंपलसरी नहीं है। ई क्या है कि अगर आप एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी में अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, अब मान लो कि पुलिस वाला आया अपना कोई काम करने और आप उसे करने नहीं दे रहे हो, तो आपको भी अरेस्ट कर लेगा। अरे भाई साहब कम से कम काम तो करने दो मुझको, ठीक है ना, तो आप उसे ड्यूटी नहीं करने दे रहे हो, है ना। ये क्या लिखा है, और हु हैज एस्केप्ड और अटेम्प्ट टू एस्केप। तो वही वाली बात, अगर कोई मान लीजिए कि कस्टडी से भाग गया, जेल तोड़ के भाग गए, या पुलिस वाला कहीं लेके जा रहा था तब भाग गए वहां से, या कोशिश कर रहा भागने की, तो ये तो बेसिक है। और पूछता भी नहीं है ये, हमारा ये तो नहीं पूछेगा कि अच्छा अगर कोई भाग गया है तो क्या उसे वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, इस तरीके से क्वेश्चन बनाता भी नहीं है। बट ये जितने भी इसमें दे रखे हैं वो सब बेसिक है, आपको नॉर्मली पढ़ के भी समझ में आता होगा कि हाँ इसमें तो अरेस्ट कर ही सकता। आगे आके अच्छा ये है कि ये पता लगे किसमें अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। या फिर कोई, या मान लीजिए एफ है, जैसे डेजर्टर है कोई आर्म्ड फोर्स का, अब ये भाई साहब अपनी नौकरी आर्म्ड फोर्स में कर रहे थे, वहीं से छोड़ छाड़ के भग गए, इनकी तैनाती थी कश्मीर में, इन्हें डर लग गया आतंकवादी हमले ज्यादा होता है, छोड़ छाड़ के गाँव आ गए, तो इन्हें भी अरेस्ट कर सकता है, ठीक है ना। जी क्या कह रहा है, अच्छा जी ये कह रहा है, देखो जी क्या कह रहा है, जी ये कह रहा है मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने कोई एक एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड भी नहीं, एक व्यक्ति मान लीजिए, उस आदमी ने इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस किया है, ऑफेंस जो किया है इंडिया के बाहर किया है, मगर उस पुलिस वाले को ये मतलब कि बिलीव है कि इसको इंडिया में भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर एक्स्ट्राडिक्शन के लिए इसकी जरूरत है। एक्स्ट्राडिक्शन क्या होता है कि आप किसी मतलब कोई ऑफेंडर है तो किसी और देश में प्रत्यर्पित करते हैं, उसको यहाँ से भेजते हो। जैसे हम एक्स्ट्राडिक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं, अबू सलेम का हमने एक्स्ट्राडिक्शन कराया था, अगर आपको याद हो, कहां से किया था हमने एक्स्ट्राडिक्शन, इसका कौन सी कंट्री थी, कोई यूरोप कंट्री थी, याद नहीं आ रहा, वहां से इसका एक्स्ट्राडिक्शन किया था, है ना। तो एक्स्ट्राडिक्शन हमें करना है, किसको भेजना है वापस, कोई ऐसा बंदा है इंडिया के बाहर, उसने कोई ऑफेंस किया, हमें लग रहा है कि इंडिया में इसको ट्राई कर सकते हैं, ऐसे सजा दिलाएंगे, तो अरेस्ट कर सकता है।
एच कह रहा है कि 356(5) के कन्विक्ट ने रिलीज कन्विक्ट है कोई, उसने रूल ब्रेक कर दिया, मतलब कुछ कंडीशन वगैरह लगी थी 356(5) में, 356(5) में कुछ कंडीशन वगैरह थी, उसको उसने क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। ठीक है, तो ऐसे कुछ कंडीशन में लगा दिया था, ये नहीं करना, वो मत करना, हर रोज आके साइन करना, ये करना वो करना, तो वो सब चीजें उसे आपने ब्रीच कर दिया तो आपको पकड़ लेगा। और लास्ट जो ये आपको बता रहा है आई, उसमें कह रहा है कि मान लीजिए एक पीओ को अरेस्ट करना था किसी को, उसने किसी और को बोला, दूसरे पीओ को, किसी पुलिस वाले को बोल दिया कि भाई साहब आप जाके से अरेस्ट करो, उसे लगता है कि जिसने मुझे बोला है वहां अरेस्ट करने की जरूरत है ना। देखो, फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन वेदर रिटन ऑन ओरल, तो चाहे मुंह से बोले चाहे लिखित में दिया, हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, तो दूसरे पुलिस वाले से रिसीव हुई है, प्रोवाइड दैट द रिक्विजिशन स्पेसिफाइज द पर्सन टू बी अरेस्टेड, तो उसमें लिखा हुआ है कि फलाने आदमी को अरेस्ट करना है, इस ऑफेंस में अरेस्ट करना है ना, और इट अपीयर्स देयर फ्रॉम, और उससे उसे लगे कि दैट द पर्सन माइट लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट बाय द ऑफिसर हु इशूड द रिक्विजिशन। तो इस वाले व्यक्ति को दूसरा वाला जिसे मिली है उसे लगे कि हाँ ये विदाउट वारंट पीओ ये वाला अरेस्ट कर सकता था, और ये मुझसे कह रहा अरेस्ट करने, चलो मैं अरेस्ट कर लेता हूँ। ये बहुत बड़ी चीज है। तो पहला वाला जो हो गया आपका, जो मतलब ये कि कॉग्निजेबल वाला हो गया, और दूसरा वाला है कि बिलो 7 ईयर, और तीसरा अबव 7 ईयर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, बिलो 7 ईयर में ये तो देखना ही कि उसने कमिट किया हो, साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि वो भाग ना रहा हो, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर दे, किसी को थ्रेट ना दे, टेम्पर ना करे विटनेस वगैरह। और अबव 7 में सिर्फ इतना देखना कि कमिट, उसे लगता है कि हाँ इसने ये किया है तो अरेस्ट करने में जाएगा, ठीक है ना। 41 का इंपॉर्टेंट, 41 का 2 है, ये तो 1 का ABCDEFGHI का इंपॉर्टेंट है, 41 का 2 कह रहा सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42 no person concerned in non-cognizable offense or against whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concern shall be arrested except under a warrant or a order of court। ये कह रहा है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल है, सिंपल बात, नॉन कॉग्निजेबल नो अरेस्ट, अरेस्ट करना है तो लेके आइए क्या, वारंट या फिर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसका, पीटी में ये पूछ लेता है कि नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्ट आप नहीं करोगे विदाउट वारंट या विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, ये कहां दिया। तो 41 में अपने आप में दोनों दिए हैं कि तो कहां अरेस्ट कर सकते हैं और कहां अरेस्ट नहीं कर सकते। 41 में सिर्फ ये नहीं दिया कहां का अरेस्ट कर सकते हैं, कहां का अरेस्ट नहीं कर सकते ये भी दिया है। तो इसका क्लॉज 2 इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कॉग्निजेबल में अरेस्ट कर लीजिए इन सिचुएशंस में, इन सर्कमस्टेंस में, और क्लॉज 2 बताया था कि आप इसमें अरेस्ट नॉन कॉग्निजेबल नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो ये 41A से लेके और 41B, C और D, ये चारों पीटी से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या सेफ गार्ड है, किसी भी आदमी को अगर आप अरेस्ट करते हो तो उसके लिए क्या है सारे, ये सेफ गार्ड है। तो देखो इसमें सेफ गार्ड क्या है आपके। अब ये आए तो अमेंडमेंट से, कभी ये तो नहीं पूछता इसमें कि अमेंडमेंट वगैरह किस उससे आया था, ये तो नहीं पूछता है। सिंपल वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये वाला है, ये भी है, सी भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये सी और डी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीटी में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है। 41A ये कह रहा है, सिंपल सी बात ये कह रहा है कि अगर आपको लगता हो कि आप उसे 41 में अरेस्ट नहीं करेंगे, आपको लग रहा है कि उसे आप 41 में अरेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप उसे 41A का नोटिस दे दीजिए, एक नोटिस दे दीजिए। 41A कह रहा है कि एक नोटिस दे दीजिए, उसे बुला लीजिए थाने में, उससे पूछताछ कर लीजिए। 160 का नोटिस देते ना हम, अभी आगे पढ़ेंगे हम, तो वो वाला नोटिस देखो क्या कह रहा है कि द पुलिस ऑफिसर शैल मतलब मैंडेटरी करना ही पड़ेगा उसको, इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 42। तो 41 के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड नहीं है उसका अरेस्ट, पुलिस को ऐसा लग रहा है। इशू अ नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made, credible information मिली है, सस्पिशन एग्जिस्ट कर रहा है, टू अपीयर बिफोर हिम और एट सच अदर प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। तो कह रहा है कि 41 ये बता रहा है भैया कि एक 160 का नोटिस दे देना, सिंपल काम है। ये नोटिस जो आपको पढ़ने को मिलेगा ना, ये 160 में मिलेगा, विषय हम पढ़ेंगे इसको। तो इतना जगह अगर आप उसे अरेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप उसको नोटिस देके अपने पास बुला लीजिए, एज सिंपल एज दैट।
या तो अरेस्ट कर लो 41 में, तो आपको लग रहा है नहीं करना तो 160 का नोटिस देकर अपने पास बुला लीजिए। तो 41 से कहता है कि नोटिस। बी कहता है कि अब क्योंकि अगर आप अरेस्ट कर रहे हो तो कह रहा है कि आप पूरे बैच वगैरह क्लियर बैच होना चाहिए, इसमें आपका नाम हो, फलाना ढिमकाना, वो सब थोड़े से प्रिकॉशन दे रहा है। क्या कह रहा है देखो, एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट, जब भी आप अरेस्ट कर रहे हैं, शैल बी एन एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम विच विल फैसिलिटेट इजी आइडेंटिफिकेशन। सिंपल बोल रहा है कि भैया अपना सब नाम वाम जहां आपका लिखा होता है उस पर क्या आप पता लगे कि आप पुलिस वाले हो, आपका नाम ये है। किसी को पता ही नहीं, ऐसे गुंडों की तरह उठा के आए उठा के ले गए, ऐसे थोड़ा ना होता है। आप तो गवर्नमेंट ऑफिसर है ना, आप उस तरीके से बिहेव करिए, आप अपनी पहचान बताइए तब करिए। दूसरा कह रहा है प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच शैल बी, तो मेमोरेंडम एक बनाना पड़ेगा आपको कि मतलब कि इस आदमी को हमने इतने बजे यहां से अरेस्ट किया, और उसमें क्या करेंगे, अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस who is member of the family of the person arrested or a respectable member of the locality where the arrest is made। तो कह रहा है कि कम से कम एक पर्सन से उसे ना मेमोरेंडम को अटेस्ट करा लीजिए, और काउंटर साइन नीचे जो कह रहा है काउंटर साइन आप किसके करा लीजिए, जिसे आपने अरेस्ट किया। आप एक मेमो बनाओगे, मेमोरेंडम बनाओगे कि इस व्यक्ति को इतने बजे यहां से हमने अरेस्ट किया, है ना। तो वो काम आएगा आपको जब आप पेश करोगे कि देखो जी, वो मेमो ही तो बताएगा ना, उसमें उसी मेमो में जो आप टाइम लिखोगे ना, उसी से 24 घंटे का हिसाब किताब लगाएंगे लोग। जब आपने अरेस्ट किया मेमो बनाया, वहीं से मेमो के हिसाब से 24 घंटे आप कोर्ट देखेगी कि आपने 24 घंटे के अंदर पेश किया नहीं किया। तो वो मेमो प्रैक्टिकलिटी में तो ये लोग मेमो में टाइम भी बहुत बात का लिख देते हैं, अरेस्ट कर लेता सुबह और दिखाएंगे आपको शाम को, वो एक अलग बात है। बट थ्योरी ये कहती है, लॉ ये कहता है, 41 भी ये कहता है कि आप एक मेमो बनाइए अरेस्ट का, उसमें एक पर्सन जहां तक वो घर वाला हो या मतलब कोई रिस्पेक्टेबल मेंबर हो लोकेलिटी का, उससे साइन करा लीजिए कि हाँ जी हमने इसके सामने अरेस्ट किया, और काउंटर साइन उससे करा लीजिए। ठीक है ना, चलो ये आपने करा लिया। और सी कह रहा है कि इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड, जिसे आपने अरेस्ट किया है, unless the memorandum is attested by a member of his family that he has a right to have a relative or a friend named by him to be informed of his arrest। और ये भी बता दो अरेस्टेड वाले व्यक्ति को कि आप किसी भी एक व्यक्ति को इन्फॉर्म कर सकते हो कि भैया मैं अरेस्ट हो गया हूँ, तो उसे राइट है ये, वो किसी को बता सकता है कि हाँ जी मुझे अरेस्ट कर लिया, तो आके भैया बेल वेल लगा लो या जो भी है ना, उस तरीके से। तो 41 बी जो एक्चुअल में क्या करता है, एक फेयर प्रोसीजर की बात कर रहा है कि आप अरेस्ट करो तो वहां पर क्या क्या प्रोसीजर आपको रखना चाहिए। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भैया किसी को बुला लो, किसी को बता दो अरेस्ट हो गए हो, काउंटर साइन उसके मेमोरेंडम पर करा लो, और एक व्यक्ति को और साइन करा लो। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट 41 बी फिर भी कम हो जाए, 41 सी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। और उसमें क्वेश्चन जो पूछता है कि एक ना कंट्रोल रूम बनाना है डिस्ट्रिक्ट में, तो कह रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम। जो कंट्रोल रूम है ना, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछता है कंट्रोल रूम आप किस किस लेवल पे बनाओगे। तो ये जो लेवल दिया ना कि एवरी डिस्ट्रिक्ट पे, हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम बनेगा, और क्या होगा स्टेट लेवल पे भी एक बनेगा। यही क्वेश्चन आपसे 41 सी से सिंपल यही पूछता है कि जो कंट्रोल रूम बनाएंगे आप 41 सी में, वो कंट्रोल रूम आप किस किस लेवल पे बनाओगे। तो हर डिस्ट्रिक्ट में भी एक होगा और एक स्टेट लेवल पे भी होगा। ये क्वेश्चन यू के यू आपसे पूछता है। ठीक है जी, 41 सी का। और 41 डी बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट 41 डी है। बताता है कि व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड इंटेरोगेटेड बाय द पुलिस, तो अब लेकर आ गए थाने में आ गए आप, और इंटेरोगेशन चल रही है। थाने में आ गए, इंटेरोगेशन कर रहे हैं आपका, ठीक है, पूछताछ चल रही है आपसे। ही शैल बी एंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। कह रहा है एक जो अरेस्टेड पर्सन है वो अपनी मर्जी से किसी भी एडवोकेट से बात कर सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग इंटेरोगेशन के दौरान, है ना, दो नॉट थ्रू आउट इंटेरोगेशन। ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है आपसे। कह रहा है कि अगर इंटेरोगेशन चल रही है तो वो जो एक्यूज्ड है उस पर राइट है कि वो अपने इंटेरोगेशन के दौरान किसी भी एडवोकेट से कंसल्ट कर सकता है जो उसका मन है। दो नॉट थ्रू आउट इंटेरोगेशन। अब मान लो इंटेरोगेशन चली 2 घंटे,
अब उनके वकील साहब आके वहीं बैठ गए, ठीक है, करो जी इंटरोगेशन, हम तो बैठे हुए हैं, हम भी तो देखें आप क्या पूछते हो। तो ये कर रहा है कि ये काम नहीं कर सकते आप अपने वकील साहब को बुला लो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपको कंसल्ट करना है कि वकील साहब में मुझे आगे क्या क्या करना चाहिए, क्या बयान दूं सही रहेगा, क्या नहीं दूं सही रहेगा, होता है ना अपने बचाव के लिए जो भी आपको वकील साहब एडवाइस करें, आप उनसे बात कर लो, आपको पूरा राइट 41D में, है ना। मगर थ्रू आउट इंटरोगेशन वकील साहब नहीं हो सकते वहां पर, ओवरऑल 41D ये कह रहा है। फिल्में नहीं देखते जैसे हॉलीवुड की फिल्में होती हैं, तो उसमें देखा फिल्मों में जैसे ही पुलिस कुछ पूछने बैठती है कि मैं तो पहले अपने वकील से बात करूंगा, है ना, तो वकील से बात करूंगा 41D में ही, उनको जो राइट है ना वो हमारे यहाँ से 41D के थ्रू मिलता है, तो मैं तो पहले अपने वकील से बात करूंगा। तो वकील से बात कर लो, कोई बात नहीं, मगर ये नहीं कि वकील साहब पुलिस वाले के सामने बैठे रहे, तो मेरा मुवक्किल है 10 घंटे भी पूछोगे यहीं बैठा रहूंगा, पैसे अच्छे दे रहा है, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है, ओवरऑल बात ये। और यही पूछता है कि आप ड्यूरिंग तो मिल सकते हो मगर थ्रू आउट इंटरोगेशन नहीं उसे मिल सकते। ये इंपॉर्टेंट हो गया। सीओडी किस किस लेवल पर था, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों लेवल पर था, और ये कह रहा है कि आप थ्रू आउट मत मिलना इंटरोगेशन, आप एक बार आके मिल जाओ, कोई बात नहीं वकील साहब। देन 42, जब हम 41 का 2 पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा कि आप नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्ट नहीं कर सकते हो विदाउट वारंट। वहां लिखा था सब्जेक्ट टू 42, उसका एक्सेप्शन है 42। अब देखो 42 क्या कह रहा है, 42 ये कह रहा है कि कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और पुलिस वाले ने बोला कि एक काम करो, अपना नाम बताओ, एड्रेस बताओ, है ना, और वो क्या कर रहा है, गलत नाम बता रहा है, गलत बता रहा है, या पुलिस वाले को लग रहा है जो ये नाम बता रहा है वो गलत ही है, उसे ये मतलब तो उसे बिलीव है इस बात का, ये नाम बता रहा गलत है, तो सही नाम पता करने के लिए वो क्या कर सकता है, उसे अरेस्ट कर सकता है। सही नाम पता करते, सही पहचान, सही एड्रेस पता करने के लिए उसे अरेस्ट कर सकता है। जब वो बता दे तो छोड़ देना। सिर्फ इतने ही नॉन कॉग्निजेबल अरेस्ट आप तभी कर सकते हो थोड़ा बहुत कि वो सही नाम वाम ना बता रहा है, एड्रेस नहीं बता रहा है, तो कल मान लो इसे छोड़ तो दें, नाम पता नहीं ढूंढेंगे कहां से, उसके लिए जो कह रहा है कि व्हेन एनी पर्सन हु इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर हैज कमिटेड और हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसके सामने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया उसने, refuse on demand of such officer to give his name and residence or gives a name or residence which such officer has reason to believe to be false। तो या तो बता ही नहीं रहा उसे नाम एड्रेस वगैरह, या फिर क्या है जो बता रहा है तो पुलिस वाले को लग रहा है ये झूठी बोल रहा है, तो ही मे बी अरेस्टेड बाय सच ऑफिसर इन ऑर्डर दैट हिज नेम और रेजिडेंस मे बी असर्टेन। तो क्या कह रहा है कि इसलिए आप सिर्फ उसे अरेस्ट कर सकते हो कि इसका सही नाम पता लगाया जा सके, ठीक है जी। अंदर ट्रू नेम और रेजिडेंस आपको जब पता लग जाए उसका, तो क्या ही शैल बी रिलीज्ड ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग वारंट विदाउट श्योरिटी टू अपीयर बिफोर। तो वो तो बात सही है कि जब नाम वाम पता लग जाए, क्योंकि आपने उसे अरेस्ट कर लिया था, तो फिर क्या करोगे, उससे एक बॉन्ड भरवा लोगे। अब वो विद और विदाउट सिक्योरिटी तो पुलिस वाले की मर्जी है, तो मान लीजिए पर्सनल बॉन्ड ही भरवा लिया एक, है ना, एक बॉन्ड भरवा के कि ठीक है जब भी मजिस्ट्रेट के सामने बुलाएंगे आओगे, कि हाँ जी बिल्कुल आऊंगा, चलो बॉन्ड करो, नहीं आओगे तो तुम्हारा इतने का नुकसान हो जाएगा, तेरा पैसा जमा करना पड़ेगा, है ना। प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, अगर वो इंडिया का नहीं है तो फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, श्योरिटी देनी पड़ेगी जो इंडिया में रहता है। तो ये तो ठीक है, इंडिया का बंदा नहीं है, कोई विदेशी है, तो उसका तो भरोसा कम है ना, कहीं भाग गया तो अपने देश से वहां से पड़े कौन लाएगा। हमारे इंडिया में वैसे भी किसी को पकड़ के लाना बहुत मुश्किल काम है, विजय माल्या को नहीं ला पा रहे, तो इसलिए भैया पहले काम करो श्योरिटी को इंडिया वाले बंदे की। तो हमें थोड़ा ये था कि इस बंदे को तो पकड़ लेंगे तुम्हारी जगह, चले जरा। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 42 के नाम पते के लिए आप उसे अरेस्ट करें। तीसरा कह रहा है कि शुड द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन नॉट बी असर्टेन विद इन 24 आवर। कह रहा है मगर वो भी इतना नालायक था वो जिसे आपने पकड़ा कि वो अपना नाम बता ही नहीं रहा, अपना पता सही बता ही नहीं रहा, और 24 घंटे बीत गए, ठीक है, 24 घंटे में आप उससे उगलवा नहीं पा रहे, या पता नहीं कर पा रहे किसका सही नाम पता क्या है ना। और या फिर मान लो कि नाम पता बता दिया तो आप उसे छोड़ रहे हो, अरेस्ट तो कर लिया तो छोड़ रहे हो, तो बॉन्ड ना भर पा रहा है वो, या आपने श्योरिटी मांगा वो नहीं ला पा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आप उसे तुरंत नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने केस करेंगे। तो पुलिस वाला अपने पास नहीं रख सकता, ये तो आप समझ ही रहे हो। ये 24 घंटे का जो सिस्टम है ये तो हर हालत में आपको पूरा करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। अगर ऐसा हो जाए
तो ये 24 घंटे का कॉग्निजेबल में भी आप अरेस्ट करते हो, 24 घंटे फेस करना ही है, आगे आएगा। तो इसमें भी आपको नॉन कॉग्निजेबल अरेस्ट कर लिया और ये नाम पता अगर नहीं पता लग रहा है तो इसमें पेश तो आपको 24 घंटे में करना ही पड़ेगा, ये तो समझ लो, इससे ज्यादा रखना नहीं कभी किसी को। तो ये कहता 42। तो जब आपसे वो क्वेश्चन पूछता है ना कि नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्ट नहीं कर सकते, ये कहाँ दिया है, ये कहाँ दिया है, तो ये 41(2) में दिया है, ठीक है ना। तो ये हाँ सही है आपकी बात, तो ये 41(2) में दिया है, मगर अरेस्ट कर सकते हैं नॉन कॉग्निजेबल में फॉर सर्टेन रीजन, वो 42 में दिया है। ये डिफरेंस आप याद रखना। इसके बाद 43 इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि कोई प्राइवेट पर्सन, अब ये ऐसे पूछ रहा है प्राइवेट पर्सन को अरेस्ट करने की पावर कहाँ दी हुई है, 43 में दी हुई है। प्राइवेट पर्सन आप जैसा मुझ जैसा कोई व्यक्ति किसी को अरेस्ट कर सकता है, और उसमें सिर्फ जो मेन कंडीशन वो ये है कि जब प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करे तो वो उसे ये पता हो कि नॉन अवेलेबल हो और कॉग्निजेबल हो, ठीक है ना। क्या पता हो, नॉन अवेलेबल हो और कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। हल्के फुल्के जब कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल पुलिस वाला अरेस्ट नहीं कर सकता तो आम आदमी कैसे अरेस्ट करेगा, है ना। अवेलेबल तो अवेलेबल है, आम आदमी क्या करेगा उसमें अरेस्ट करके। ओवरऑल ये जो कह रहे हैं कि प्राइवेट पर्सन को बात पता हो, अब कहां से उसको पता होगी, उसने क्या आईपीसी पढ़ी है, उसने सीआरपीसी पढ़ी है, वो देख रहा सामने किसी में कोई मारा जा रहा उसने पकड़ लिया उसको, है। तब क्या वो पहले क्या सीआरपीसी खोल के देखे फर्स्ट शेड्यूल पर, यार ये तो यार अवेलेबल है, अरे यार सॉरी भाई तो पकड़ लिया, ये तो नहीं होगा ना। तो इसका लिटरल मतलब आप मान के चलो कि अगर आपको ये अपीयर हो रहा है, जो इंटरप्रिटेशन इसका अगर 43 का निकालो तो अपीयर ये हो रहा हो कि हाँ ये ऑफेंस कर रहा है जिसमें इसका अरेस्ट बनता है, होना चाहिए, तो पुलिस प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। मतलब जब आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछा है तो थोड़ा ना आप ये सब लिखोगे, पीटी में तो पूछता है कि प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है। तो ग्रेव ऑफेंसेस जैसी बातें कर रहा है कि नॉन अवेलेबल भी हो और कॉग्निजेबल। और तीसरा एक और कह रहा है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब ये तो भौड़ है ना, इसको तो अरेस्ट करने का पूरा होना ही चाहिए, है ना। अब ये तीन चीजें हो, कोई ऐसा ऑफेंस उसके सामने कर रहा है जो नॉन अवेलेबल है या कॉग्निजेबल है और प्रोक्लेम्ड है, इनमें से कोई भी पकड़ लिया उसने, क्या करेगा, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन लेके जाएगा उसको कि भाई साहब ऐसे ऐसे तो कोई बात हो गई है, ये आदमी वहां से चाकू लेके भाग रहा था, मर्डर करके मैंने इसे पकड़ लिया, है ना। तो उसको वहां पर पुलिस वाले को हैंड ओवर कर देगा, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो दूसरा इसका देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41, अ पुलिस ऑफिसर शैल री-अरेस्ट हिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब प्राइवेट पर्सन अगर अरेस्ट करके लेकर भी आ जाए और फिर पुलिस वाला देखेगा कि हाँ यार 41 वाला मैटर है, ये इसने किया, ऐसा अरेस्ट का बनता है, तो क्या करेगा, री-अरेस्ट करेगा। ये बहुत कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक बार अगर किसी व्यक्ति ने अरेस्ट करके पुलिस वाले को हैंड ओवर किया तो क्या उसे री-अरेस्ट करना पड़ेगा, तो हाँ उसे री-अरेस्ट करना पड़ेगा। उसे फॉर्मल री-अरेस्ट होगा, री-अरेस्ट का मतलब फॉर्मल अरेस्ट करेगा। वो जो पकड़ के लाया उसने तो कोई फॉर्मल अरेस्ट नहीं किया, उसने तो मेमोरेंडम नहीं बनाया ना, उसने साइन नहीं कराए, काउंटर साइन नहीं कराए, ये सब काम तो नहीं करे उसने, तो फॉर्मल री-अरेस्ट करेगा उसको। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 43 में दो ही बातें याद रखनी है। मेन इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट पर्सन कहाँ अरेस्ट कर सकता है और नॉन अवेलेबल होना चाहिए और कॉग्निजेबल होना चाहिए। देन आता है 44 भी पूछ देता है, कह रहा मजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना कई बार ऐसे मजिस्ट्रेट बोल देते हैं कि अरेस्ट करो इसे, ऐसे फिल्मों में भी देखने को मिलता है, मजिस्ट्रेट कई बार ऐसे बोल देते हैं अरेस्ट करिए इसको, है ना। जैसे डीएम वगैरह घूम रहे होते हैं, अभी कई न्यूज वगैरह में आपको देखने को मिलता है, कोई ज्यादा बोल रहा था, अच्छा नहीं उठा के अरेस्ट करो, चलो थाने लेके जाओ उनको, तो वो कहाँ अरेस्ट करते हैं, वो 44 वाले हैं वो सब। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में हो रहा है, मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में कोई ऑफेंस हो रहा है। और मजिस्ट्रेट कैसे हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल हो, मतलब कि हमारे इसके वो एग्जीक्यूटिव में आपका आ गया डीएम, एसडीएम, इस तरीके के वो वाले मजिस्ट्रेट हो, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो। ये पूछ लेता किस तरीके के मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। पहली कंडीशन प्रेजेंस में हो रहा हो, विद इन हिज लोकल जुडिक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है,
कि लोकल जुडिक्शन में होना चाहिए। मतलब कि मान लो एसडीएम साहब है छपरा के और दिल्ली में आके किसी को कुछ ना कुछ बोल दिया, गाड़ी से गाड़ी लग गई सपोज करो, एसडीएम साहब बिल्कुल उसमें तो उनको अरेस्ट करो जाए, वो नहीं कर सकते। तो लोकल जुडिक्शन में काम हो रहा हो, ठीक है। मजिस्ट्रेट साहब का क्या हो, कहाँ अरेस्ट कर रहे हो, लोकल जुडिक्शन। ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट, चाहे तो खुद कर ले, और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर, तो किसी को भी कह सकते हैं अरेस्ट, एंड मे देयर अपॉन कमिट टू ऑफेंड टू कस्टडी, वो सब बात की बात है। इंपॉर्टेंट जो 44 में ये है कि मजिस्ट्रेट साहब अरेस्ट कैसे करेंगे कि उनकी प्रेजेंस में और लोकल जुडिक्शन में काम हो। दो चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रेजेंस और लोकल जुडिक्शन। अब वो तो किस तरीके का होंगे वो तो हमने देख ही लिया, एग्जीक्यूटिव जुडिशियल तो आसान हो गया, किसी भी तरीके का मजिस्ट्रेट हो। एक चीज तो ये हो गई ए, और बी में देखो क्या कह रहा है, यहाँ भी क्या कह रहा है, एनी मजिस्ट्रेट कह रहा है ना, तो यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव जुडिशियल सब आ जाएंगे, ठीक है। मे एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट अरेस्ट, वही खुद कर ले, किससे करवा दे, इन हिज प्रेजेंस, फिर प्रेजेंस पकड़ लिया आपने, प्रेजेंस में हो रहा है, विद इन हिज लोकल जुडिक्शन, सेम है कि लोकल जुडिक्शन भी है, अभी तक तो सारे इंग्रेडिएंट सेम जा रहे हैं। ऑफ एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट ही इज कॉम्पिटेंट एट द टाइम एंड इन द सर्कमस्टांसेस टू इशू अ वारंट। यहाँ पे क्या है कि वो बंदा ना उनके सामने कोई ऑफेंस नहीं कर पाए, मगर इन्होंने मान लीजिए नजर पड़ गई, यहाँ पे मान लीजिए कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कह दो क्या घूम रहे हैं, है ना, और जुडिक्शन उनका साकेत का, साकेत में घूम रहे थे, तो वहां उन्होंने देख लिया कि यार ये तो बंदा वही लग रहा रॉकी, जिसके ऊपर 302 का मुकदमा मेरे कोर्ट के भारी, तो इनका चस्पा करा रखा है वारंट, है ना, ये रॉकी यहाँ कैसे देख गया। तो उन्हें अगर कॉम्पिटेंसी है कि उसके लिए वो इशू कर सकते थे, अब कॉम्पिटेंसी उसके जुडिक्शन में उसके हम वो है तो वारंट भी इशू कर सकते हैं, तो तुरंत एकदम जैसा बोल देंगे कर पकड़ो पकड़ो सब कर दिया जाओ। यहाँ पर जो है वो प्रेजेंस में कोई ऑफेंस नहीं कर रहा है, ये बंदा ऑफेंस पहले कर चुका है, तो उसके लिए अगर वो वारंट वगैरह इशू करने के लिए अगर वो कॉम्पिटेंट है ना, उसको अरेस्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, तो फिर उसको वो उसे भी अरेस्ट, वहां पर प्रेजेंट में क्या कर रहा था, ऑफेंस कर रहा था, ठीक है। दो बात समझ में आ गई। तो जो इंग्रेडिएंट है वो तो सब में सेम है ना, मजिस्ट्रेट के लिए प्रेजेंस में होना चाहिए, लोकल जुडिक्शन होना चाहिए, है ना, और क्या था इसमें एग्जीक्यूटिव जुडिशियल, दोनों तरीके के मजिस्ट्रेट ले रहा है, वो भी चलो हमारे लिए बहुत सामने जाता है। बाकी तो छोटा सा ही लगेगा, उसमें क्या कर रहा था, प्रेजेंस में वो ऑफेंस कर रहा था, यहाँ पे उसे अरेस्ट के लिए वो कॉम्पिटेंट। 43, 44, 43 प्राइवेट, 44 मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। 45 क्या कह रहा है, 45 से एक्चुअली पूछता कुछ नहीं है, पूछता है कि आर्म्ड फोर्स को ना अरेस्ट से ना, आर्म्ड फोर्स जो है उसे अरेस्ट से जो वो क्या बोलते हैं इसको, एक तरीके से इम्यूनिटी मान लो आप, वो कहाँ है, उन्हें कहाँ पर छूट है, तो 45 में देखो क्या कह रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन 41 टू 44, 41 से 44 तक कुछ भी लिखा हो उन सबको भूल जाओ आप। No member of armed force of the union shall be arrested for anything done or purported to be done by him in the discharge of his official duties, except after obtaining the consent of central government। तो ये कह रहे हैं कि भैया अगर ड्यूटी करते हुए उसने कुछ कर दिया, उसके लिए अगर आपको अरेस्ट करना तो 41-44 से भूल जाना, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना। तो अगर आर्म्ड फोर्स बहुत सारे ऐसे काम करती है, आर्म्ड फोर्स बहुत सारे ऐसे काम करती है जो कि नॉर्मली मान लीजिए कहीं जा रही है तो किसी को रिस्ट्रेन कर दिया, है ना, कभी किसी को मतलब कि वहां पे तो लड़ाई वड़ाई हो जाए, तो कभी कभी बहुत सारे काम ऐसे जो मतलब अगेंस्ट द लॉ दिखाई देते हैं। अब उसमें पुलिस वाला कोई अपना दिमाग लगाने लग जाए कि अच्छा इसे तो अरेस्ट कर लेता, तो बेचारा काम कैसे करेगा। तो उससे बचने के लिए सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट की आप कंसेंट लीजिए उसे अरेस्ट करने के लिए। बट ये ऑफिशियल ड्यूटीज की बात कर रहा है, एक चीज ध्यान रखना, पूछता तो नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कह रहा है ना ड्यूटीज, इसका मतलब मान लो कि ये बंदा घर आया हुआ था, उसने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया सपोज, है ना, तो क्या पुलिस वाले अरेस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर आएगा, नहीं, वहां तो वो सब अरेस्ट करेगा तुरंत, ये कोई ऑफिशियल ड्यूटी में काम नहीं कर रहा है ना। तो जो नॉर्मल ड्यूटीज होती है ना, सॉरी नॉर्मल जो आदमी की तरह रह रहे हो कर रहे हो, उसमें अगर कोई ऑफेंस कर दिया तो अरेस्ट कर लेगा 41 के अकॉर्डिंग आपको। और ऑफिशियल ड्यूटी अगर कोई है, कमांड है उसको क्या भाई यहाँ जाना है, ये करना, 144 लग गई है ना, प्लाटून को एकदम डिप्लॉय कर दिया होम मिनिस्ट्री ने, 6 वो आ रखी हैं, टीएसए भी ऐसे ये वो सब आ रखा है, वहां पर अलग है मामला,
वहां की बात कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आप कंसेंट लेंगे। क्वेश्चन आपसे आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड यही पूछता है कि इनको जो इम्यूनिटी है कि अरेस्ट नहीं करोगे विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट के, ये कहाँ दिया हुआ है? तो ये 45, ठीक है। 46 कह रहा है कि अरेस्ट होता कैसे है। तो देखो इससे ऐसे पूछता तो नहीं है नॉर्मली कि अरेस्ट कैसे होता है। इसका आप ना क्लॉज सेकंड देखो, 46 का 2 देखो आप हल्का सा, ये कभी कभी अगर उसका मन करता तो पूछ लेता है। इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेसिस्ट द एंडीवर टू अरेस्ट हिम, अब पुलिस वाले से अरेस्ट करा, वो बंदा फोर्सफुली रेसिस्ट कर रहा है, अपना जो शारीरिक बल है उसका प्रयोग कर रहा है रेसिस्ट करने, और अटेम्प्ट टू इवेड द अरेस्ट, या फिर भागने की कोशिश कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मे यूज ऑल नेसेसरी मीन्स, ये जो इंपॉर्टेंट है ना, नेसेसरी मीन जो है, जितनी भी जरूरत पड़े, जो भी फिर जरूरत पड़े वो सब कर सकता है अरेस्ट करने के लिए। पैर में गोली भी मार सकता है मान लीजिए जरूरत पड़े। ऑल नेसेसरी मीन्स में तो वो भी आ रहा है ना, तो वो भी मार सकता है। आप ध्यान रखना, अरेस्ट होगा कैसे? अरेस्ट ऐसे होगा। और 4 देखो आप इसका, देखो नहीं इसका 3 भी देखो आप, 3 से भी बना सकता है उसका दिल करता है। अब यहाँ ऑल नेसेसरी मीन्स लिख दिया तो वो पैर में गोली मार सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो भी आ गया। 3 कह रहा है नथिंग इन दिस सेक्शन gives a right to cause the death of a person who is not accused of an offense punishable with death or imprisonment। कह रहा मान लीजिए कोई ऑफेंस है, मान लो बेचारा है चोरी वाला है, थेफ्ट का उस पर इल्जाम आया है, भागने की कोशिश कर रहा है, आपने उठा के गोली मार दी, यार ज्यादा सजा हो जाती, 3 साल हो जाती, तुमने तो उसे खेल ही खत्म कर दिया उसका। तो कह रहा जिन ऑफेंस में डेथ और LI की पनिशमेंट नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट नहीं है, उनमें आप गोली मत मार, ठीक है। आप उसमें उसकी डेथ ठीक है जी, जस्ट वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात तो आपको बेसिक सी समझ में आ गई कि भैया जिसमें डेथ LI वगैरह ना हो तो उसमें आप उसकी डेथ कॉज मत करना, और वैसे नेसेसरी ऑल मीन्स आप यूज कर ही सकते हो, ये जनरल बात बता दी उसने। 4 में देखो क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है कि अगर किसी औरत को अरेस्ट करोगे तो उसे सनसेट और सनशाइन के बीच में, मतलब सूरज ढलने के बाद और सुबह होने से पहले आप उसे अरेस्ट मत करना। और अगर अरेस्ट करने की बहुत ज्यादा ऐसी जरूरत पड़ेगी कि रात को 12 बजे एकदम दबिश देनी है और अरेस्ट करना है उसको, सपोज करो, है ना, तो एक वुमेन पुलिस ऑफिसर जाएगी, परमिशन किससे लेगी? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, पुलिस मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, है ना। तो ये चीज इसमें ये ध्यान रखने लायक बात है, क्योंकि ये पीटीए क्वेश्चन यहां से बना सकता है कि नॉर्मली जनरल बात क्या कह रहा है कि किसी औरत को या सूर्य ढलने के बाद और सूर्य उगने से पहले अरेस्ट मत करो, पर अगर ऐसे कुछ जरूरत पड़ जाए, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, तो फिर एक वुमन पुलिस ऑफिसर को भेजना जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, उससे प्रायर वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, परमिशन वगैरह लेगी कि ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है तो अरेस्ट करना, दे देगा तो अरेस्ट कर लेगा। तो 46 में अरेस्ट होता कैसे ये बता रहा है ना, तो अरेस्ट में जो इम्पोर्टेंट पीटी पर्पज से हमारा वो ये नेसेसरी ऑल मीन्स हम यूज कर सकते हैं, जनरल बात हो गई, मगर डेथ और LI की अगर पनिशमेंट नहीं है तो उसे गोली मत मारना भैया, मर पड़ा जाएगा। और अगर वुमेन को अरेस्ट करना है तो रात में अगर अरेस्ट करना है तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी, ठीक है, ये ठीक है। अब पूछ रहा है 47, सर्च किसी आपको मतलब कि जैसे आप अरेस्ट करना हो, किसी घर में घुस गया, किसी बिल्डिंग में घुस गया, तो फिर आप क्या करोगे? तो ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पूछता भी नहीं है, मगर इसमें एक चीज याद रखना, अगर कोई लेडी है पर्दा नशी, अगर कोई लेडी है तो आप उसे प्रॉपर टाइम दोगे। मान लो कि जिस कमरे में वो भाई साहब घुस गए
उसी कमरे में पर्दानशी लेडी, आपको इस बात का शक है पुलिस वाले को कि इसी कमरे में घुसा हुआ बंदा, तो पीओ पहले उससे बोलेगा मैडम विद ड्यू रिस्पेक्ट कृपया करके आप बाहर चली जाएं, उसके बाद में इस कमरे में घुसके से पकड़ूंगा। होता तो भले ऐसा ना होता हो, लॉ तो यही कहता है, ठीक है। तो कोई वजह ऐसी कोई लेडी जो बार बार नहीं आती है, कोई प्रथा है फलाना ढिमका, लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाती है, तो आप उसे बोलोगे मैम प्लीज बाहर। इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे बता दे रहा हूँ, पीटी में नहीं पूछता, ठीक है। अब देखो 48 देखो, आप कह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 48 पूछ देता है, पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्टिंग without warrant any person whom is authorized to arrest pursue such person into any place in India। मतलब कि एक बार भाई साहब को अरेस्ट करना है, उसके पीछे पीछे एनी प्लेस इन इंडिया जा सकते हैं भाई साहब, है ना। उसका पीछा पूरे इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं जैसे अरेस्ट करना है। तो अरेस्ट करने के लिए ऐसा नहीं कि विद इन लोकल जुडिक्शन के वहां पे उससे ये लेंगे हम फलाना लेंगे, वैसा कुछ नहीं है, सीधे बस एकदम पीछा करते जाओ, पीछे करते जाओ, पकड़ लो, ठीक है। तो ये पूछ देता है कभी वो कहां तक परस्यू कर सकता है, तो कहीं भी इंडिया में कहीं भी चला जाएगा वो, कोई इशू नहीं। ये मतलब छोटे छोटे में सेक्शन है, जैसे इंपॉर्टेंट है कि एनी प्लेस इन इंडिया जा सकता है वो। अब आपसे ये पूछ देगा, इसमें चाहे ये ना भी पूछे कि कहाँ दिया हुआ है, इसका प्रोविजन है ना पूछे, और ये पूछ देता कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए पुलिस वाला कहाँ तक जा सकता है, तो इंडिया में कहीं भी जा सकता है। जैसे 49 है कि वो क्या कह रहा है, अननेसेसरी रिस्ट्रेन वो नहीं करना, देखो क्या कह रहा है, द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू मोर रिस्ट्रेन देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप। तो उतना ही उसे पकड़ के रखो जितना कि उससे भागने से रोकने के लिए, ठीक है। अब आपने क्या करा, उसे एकदम पैरों में हाथों में हथकड़िया जंजीरों से बांध बूंद के पूरा एकदम कंबल उम्बल में लपेट के एकदम बोरी में भर दिया है, तो भाग ना जाए, वो नहीं करना है। उतना ही रिस्ट्रेन लगाना है, उतनी ही उस पर मतलब कि वो यूज करनी है कि आदमी भाग ना पाए, बस। 49 कह रहा है कि अननेसेसरी रिस्ट्रेन मतलब ये तो पूछता भी नहीं है, बाई चांस ये सब क्या है, ये सब ये है कि अब क्या है कि वो मान लो एक्यूज है मगर ह्यूमन तो है ही ना, तो आप पता लगे अननेसेसरी टॉर्चर कर रहे हो उनको उसके लिए, तो उन सबसे ये सब उनको सेफ गार्ड है। 50 देखो आप क्या कह रहे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछता 50 और 58। 50 कह रहा है कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट टू बेल उसे बताया जाए, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट उसे बताया जाए, ये भी तो सेफ गार्ड है। पहले तो आप ये बताओ कि मैंने आपको अरेस्ट करा क्यों है, और फिर क्या अगर मान लो बेलेबल ऑफेंस है तो उसे बताओ भैया ये बेलेबल में हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, आप चाहो तो आपको राइट टू बेल बेल करा देते हैं। देखो क्या कह रहा है एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग, ये अदर पर्सन में पता कौन आ रहा है, ये इसमें मजिस्ट्रेट आ रहे हैं, अदर पर्सन लिखा है ना, इसमें मजिस्ट्रेट वगैरह कोई भी अरेस्ट कर रहा है उसको, अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट शैल फोर्थविथ कम्युनिकेट टू हिम फुल पर्टिकुलर ऑफ द ऑफेंस फॉर विच ही इज अरेस्टेड और अदर ग्राउंड फॉर। तो भाई ऑब्वियसली बात है, जैसे किसी को आप अरेस्ट करोगे तो क्या करोगे, तो बताओगे कि आपके खिलाफ यही हमें कंप्लेंट मिली है इसलिए हम आपको अरेस्ट करें। एक तो ये चीज देखो सेफ गार्ड के तौर पर आपको बतानी है। और फिर पूछ रहा है कि अगर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन एक्यूज्ड नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो नॉन बेलेबल को छोड़ गए और नॉन बेलेबल छोड़ दिया तो रहेगा बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंस में अगर आप अरेस्ट कर रहे हो, ही सेल्फ इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड दैट ही इज एंटाइटल्ड टू रिलीज ऑन बेल एंड दैट ही मे अरेंज फॉर श्योरिटीज ऑन हिज, तो वो भी ठीक है। आपको क्या करना, कुछ नहीं, आपको ये करना है, पुलिस वाला आपने अरेस्ट किया, आपको ग्राउंड बता देगा 50 में कि आपको ये ग्राउंड है, और उसे ये लगेगा हाँ मैंने इसे अरेस्ट किया, बेलेबल में क्या बोलेगा भैया आपको बेल का राइट है, आप एक काम करो इंतजाम कर लो अपना, सेफ गार्ड है, इंपॉर्टेंट है। यही पूछते हैं राइट टू बेल बताने की जो ड्यूटी है पुलिस वाले की वो कहाँ दी हुई है, तो प्रोविजन क्या है उसका, सेक्शन 50। ऐसे 50A क्या कह रहा है, देखो ये बाद में आया, अब ये है कि 50 का सेफ गार्ड भी काम ना कर रहा था, उन्होंने कहा यार अभी भी थोड़ी सी लगता कमी है और बढ़िया करते हैं इसको, है ना। तो और बढ़िया करने में क्या कर दिया, तो इन्होंने कहा कि एक काम करना कि जिसे आपने अरेस्ट किया उसको उस आदमी से नॉमिनेट किया अपने फ्रेंड को, रिश्तेदार को, किसी को भी मान लो रिलेटिव को, उसे भी बताना है कि हमने इसे कहाँ रखा है, कहाँ ले जा रहे हैं। देखो एवरी पुलिस ऑफिसर अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस कोड शैल फोर्थविथ तुरंत की तुरंत गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच अरेस्ट
एंड प्लेस वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज बीइंग हेल्ड, कहाँ रखा गया है उसको, टू एनी ऑफ हिज फ्रेंड रिलेटिव फलाना ढिमका, जिसको भी बंदा बता दे कि भाई ये बंदा है, इसको आप बता देना, तो उसको बताया कंपनी से कहाँ रखा है। ऐसे नहीं है कि बस उठा के ले जाए अड्डे पर, अड्डे पर ही ले जाओगे, बताना पड़ेगा कहाँ पे रखा हुआ है, कौन से थाने में रखा है ना। और इसमें कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है जो पढ़ा जाए, इसमें 50 में सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने कहाँ रखा है उसके दोस्तों को बता दें, ठीक है। अच्छा, इसका जो तीसरा है, वैसे तो देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका फिर भी एक बार जरूर देख लो आप, उसको बता दिया है, रिलेटिव को इन्फॉर्म कर दिया है, इस बात की एक एंट्री और कर लेना, इस बात की एक एंट्री और कर लेना अपनी डायरी में। कह रहा एन एंट्री ऑफ द फैक्ट एज टू हु हैज बीन इन्फॉर्म, किसको बताया, उसका नाम वगैरह लिख लिखा के अरेस्ट का, तो वो अपने डायरी में जो भी आप मेंटेन कर रहे हो उसमें लिख लेना। तो हमें मतलब ये कि क्रॉस कर लेंगे ना, हमको जरूरत पड़ेगी जहाँ से बताया था नहीं बताया था, मजिस्ट्रेट साहब कोर्ट में पूछते हैं, ठीक है। तो 50 में क्या था, बेल, 50 में क्या था ग्राउंड, और 51 और सॉरी 50 में क्या है कि आप उसके किसी दोस्त को इन्फॉर्म कर दो कि हमने से कहा। 51 कह रहा है कि जब आपने अरेस्ट कर लिया तो आपको सर्च करो उसको, भाई तो कॉमन सेंस की बात है, अरेस्ट किया उसके बाद पता नहीं क्या क्या मिल सकता है ना, चाकू, बंदूक, फलाना ढिमकाना, कुछ भी मिल सकता है ना। तो बस 51 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सर्च अरेस्टेड पर्सन की सर्च कहाँ है, यही पूछेगा आपसे, अरेस्टेड पर्सन की सर्च का प्रोविजन कहाँ पर है, 51 में। जब भी आप उसे अरेस्ट करोगे आप उसको सर्च करोगे, और जब सर्च कर लिया, सपोज करो सर्च किया हो आपने, तो जब सर्च करोगे तो जो भी मिला, कुछ ऑफेंसिव मिला है ना, कुछ भी ऑफेंसिव मिला उसको क्या करोगे, सीज कर लोगे। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे आप उसके चेक करने लगे और पता लगा उसने एक बंदूक रखी हुई थी अंदर, तो उसे निकाल के क्या करोगे, सीज कर लोगे, तो उनसे जब्त कर लोगे, ठीक है। तो 50 51 52 के साथ पढ़ोगे ना, 51 में सर्च करोगे। जब आप पढ़ते हो क्या बोलते हैं इसको, अरेस्ट वाला पूरा चैप्टर, तो एक सीक्वेंस, एक कहानी बन रही है ना। आप देखो 41 में अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है, 41 में अरेस्ट कर रहे हो और फिर 41 डी में अपने वकील को ही बुला ले रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखो अरेस्ट कैसे होगी, वो बता रहा है कहाँ 46 में, घर भर में घुस गया तो क्या करना, 47 में बता रहा है। फिर क्या है, भाग रहा तो मैं कहीं तक भी जा सकता हूँ, मगर उतना ही उस पर फोर्स लगाऊंगा जितनी जरूरत है, ज्यादा नहीं लगाऊंगा, है ना। अब क्या मैंने उसे पकड़ा, अरेस्ट किया, तो उसे ग्राउंड वगैरह बताने हैं, कह रहे भैया इस वजह से अरेस्ट कर रहा हूँ, बेल वगैरह अगर है बता दो। फिर कह रहा है कि वो अरेस्ट कर लिया तो उसे किसी रिश्तेदार तक को तो बता दो, वो भी तो आ जाए। और अब अरेस्ट कर लिया तो सर्च तो करनी पड़ेगी मुझे, और सर्च किया तो कुछ ऑफेंस मिलेगा, उसे सीज करना पड़ेगा। ये कहानी है, आप ऐसे समझो कि आप पुलिस वाले हो और आप ये सब कर रहे हो, तो आपके लिए कहानी है कि इस स्टेज के बाद मेरे को ये करना है, ये करना है, ये होगा तो मैं इसमें कर दूंगा, वो होगा तो उसमें कर दूंगा, है क्या नहीं। अब आपने मान लो कि अरेस्ट वाले को सर्च भी कर लिया और कुछ उसको ऑफेंस मिल गया, सीज भी कर लिया, तो अब 53 कहता है आपको, 53 कह रहा है जो एक्यूज है उसका क्या होना चाहिए, एग्जामिनेशन होना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि when a person is arrested on a charge of committing an offense, और इस नेचर का है, इस सर्कमस्टेंसेस में हुआ है कि कुछ निकल कर आ सकता है, कुछ हमें मिल सकता है, एविडेंस मिल सकते हैं। पुलिस वाले को लगे कि इस बंदे को मैंने पकड़ा है और इसे अगर मैं अभी अगर इसका एग्जामिनेशन करा लूं मेडिकल, तो कुछ एविडेंस मिलने की संभावना है, ठीक है, ठीक है। इट शैल बी लॉफुल फॉर अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेजेंट एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो सब इंस्पेक्टर से नीचे के बंदे की रिक्वेस्ट पर ही। जो पीओ है वो कौन है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब कि समझ लीजिए कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल नहीं जाएंगे वहां पर, ठीक है। ये नहीं जाके बोलेंगे कि इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करो, वो सब इंस्पेक्टर के उस पर होगा, ठीक है। ये 53 कह रहा है कि इसमें क्या करना है आपको, एग्जामिनेशन करना। 53 जो कह रहा है वो एक उसे वो दे रहा है, पुलिस वाले को एक ऑप्शन दे रहा है। ये मैंडेटरी नहीं, पुलिस वाला कराई, पुलिस वाले को अगर लगे कुछ एविडेंस मुझे मिल सकता है, मैंने जिसे अरेस्ट किया, तो फिर क्या करेगा, इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा। और इसी को हम सेफ गार्ड के तौर पर देखें, अगर उसका 54 देखें, 54 कंपल्सरी कर रहा है। देखो क्या करेगा, पढ़ो इसे, फिर इन दोनों बताता हूँ फर्क क्या। वेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड, कोई भी पर्सन जब अरेस्ट हो रहा है,
ही शैल बी एग्जामिन्ड, तो यहाँ पे आ गया कि उसका कराना ही पड़ेगा एग्जामिनेशन, by medical officer in the service of central or state government and in the case of medical not available registered medical practitioner। देखो 54 में 53 में फर्क क्या है ये समझ लो। 53 ये कह रहा है कि अगर पुलिस वाले को लगे कि कुछ एविडेंस में यहाँ से मिल सकता है मुझे तो वो करा ले, तो ये सेफगार्ड नहीं है, ये तो पुलिस वाले के फायदे की बात है, इन्वेस्टिगेशन के फायदे की बात है। मगर 54 जो कह रहा है कि वो जो अरेस्ट हुआ उसका आपको मेडिकल एग्जामिनेशन कराना ही पड़ेगा। तो आपने इधर अरेस्ट किया और फिर आपने उसे उसका मेडिकल करा दिया, मेडिकल में पता लग गया सपोज करो कि ये बंदा एकदम ठीक ठाक है, चोट के निशान शरीर पर नहीं है, फलाना ढिमकाना ये वो सब कुछ उसमें लिख दिया। अब मान लीजिए उसके बाद अगर उसके कुछ निशान पाए जाते हैं चोट के या कुछ होता है, टॉर्चर किया जाता है, तो कल कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है, कोर्ट कह सकता है भाई तुमने मारपीट करी है। या फिर मान लो कि तुम पुलिस वालों ने उसे पकड़ा, मेडिकल कराया नहीं, सीधे पेश कर दिया सपोज करो। अब उस आदमी ने क्या करा, उस आदमी ने बोला कि ये तो कुछ चोट का निशान मेरे दिख रहा है ना, जिससे ये इसी पुलिस वाले ने मार मार के खून निकाल दिया मेरा। वो कह रहा मैं तो हाथ में लगा था बेचारे को। तो अब क्योंकि मेडिकल तो दिखा देगा कि जब मैंने इसको अरेस्ट किया था और मैंने इसका मेडिकल कराया था तब ये चोट से पहले से लगी हुई थी, तो मैंने इसे नहीं मारा है। दोनों तरीके से फायदा इसमें, पुलिस वाला भी बच रहा है और एक्यूज भी बच रहा है, क्योंकि हमें कोई टॉर्चर तो करना नहीं है। ये सब चीजें उन चीजों को खत्म करने के लिए है। जितनी चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाए, जितनी चीजें पुलिस वालों के हाथ में न रहे, और पुलिस वालों के हाथ में दे दो तो पुलिस वाले तो सब कुछ थाने में निपटा देंगे। उस काम के लिए दोनों तरफ के फायदा 54 में कि कल एक्यूज भी इल्जाम नहीं लगा पाएगा और पुलिस वाला भी कल उसका मिसयूज नहीं कर पाएगा, मारपीट नहीं कर पाएगा। तो पीट पीट के बोल देगा ये तो बहुत, जब हमने अरेस्ट किया सर ऐसा ही था, ये तो इसका तो पैर टूटा हुआ था, हम क्या करें। तो मेडिकल एग्जामिनेशन बताएगा कि पैर टूटा था। ये फर्क है 53-54। फिर उन्होंने एक जोड़ दिया बीच में 53A, उन्होंने जोड़ दिया कि अगर कोई रेप का एक्यूज है, तो 53 में क्या था कि उसे लग रहा था, मगर रेप का एक्यूज है तो इसका तो कराना ही पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन अ पर्सन अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ ऑफेंस ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप और एन अटेम्प्ट टू कमिट रेप और रीजनेबल ग्राउंड है कि विल अफोर्ड एविडेंस टू द कमीशन ऑफ इट शैल बी लॉफुल। अच्छा, इसमें भी शैल बी लॉफुल है, इसमें वो चाहे तो करा सकता है, शैल बी लॉफुल। और इसमें जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो जहां से पीटी का आपसे क्वेश्चन पूछता है, वो ये है कि एक तो वही सब इंस्पेक्टर जो हमने 53 में पढ़ लिया, उतना तो बंदा चाहिए और विद इन 16 किलोमीटर जो है ना, ये रेडियस जो उन्होंने दिया है, ये कभी कभी पूछते क्या कह रहा है। देखो, एम्प्लॉयड इन द हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, तो कोई हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट रन कर रही है उसमें करा लीजिए। एंड इन एब्सेंस ऑफ सच प्रैक्टिशनर, अगर ऐसा कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है आपको विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर का नहीं मिल रहा है ना, within the radius of 16 kilometer from the place where the offense has been committed by any other registered medical practitioner। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 16 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको करा लेना है। तो रेप का एक्ट समझ रहे हो, ये अगर आपका मन करे तो करा लो, क्योंकि उसका तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना, वहां तो आपको मेडिकल वो चाहिए आपको, है ना वो चीज। और इसी 53A के साथ अगर आप इधर आ जाओ, एक बार थोड़ा सा पलट लो और इधर आओ 164A 164A पे आओ, एक बार निकालो जरा सेक्शन को। ये 53A के साथ ही पढ़ लो, यहाँ पर एक्यूज का हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, विक्टिम का हो रहा है। उसका भी तो कराना पड़ेगा ना आपको। अब कोई रेप का विक्टिम है तो उसका क्या यहाँ पर इतना दूर दूर लिखा है, क्योंकि वो अरेस्ट वाला है, चैप्टर एक्चुअल में अरेस्ट वाला है। तो इसमें क्या एक्यूज टू एक्यूज से रिलेटेड बातें हो रही है, विक्टिम को यहाँ पर रख लिया उन्होंने। तो आप 53A और 164A हमेशा साथ पढ़ो। क्या कह रहा है, when during the stage when an offense of committing rape or attempt to commit rape is under investigation। अब ये जो चैप्टर है खुद इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर है, तो इसलिए यहां पर उन्होंने रखा है कि इन्वेस्टिगेशन के उस पर चल रहा है मामला। इट इज प्रपोज टू गेट द पर्सन ऑफ द वुमेन विद whom rape is alleged or attempt to have been committed or attempted। तो alleged वगैरह क्या रेप हुआ है, एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल एक्सपर्ट
Such examination shall be conducted by a registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or a local authority, and in the absence of such practitioner by any other registered medical practitioner. Important शब्द जो यहाँ से आ रहे हैं, कह रहे हैं with the consent of such women. उस वुमेन की कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑफ अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू गिव सच कंसेंट ऑन, या उसकी मतलब मदर है कोई जो उसके बिहाफ पे मतलब कि कंसेंट दे सकता है। तो कई बार ना आप देखोगे प्रोसिक्यूशन को बड़ी प्रॉब्लम आती है, लोग इल्जाम तो लगा देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि मेडिकल नहीं कराते, अपना मना कर देते हैं, तो कंसेंट तो देनी पड़ेगी, वहां कराते नहीं है। तो जब प्रोसिक्यूशन अपना वहां पे जाता है ट्रायल पे तो फेल हो जाता है कि आपने मेडिकल क्यों नहीं कराया। अगेंस्ट में भी जाता है, कोर्ट के दिमाग में भी आता है, जज भी सोचता है तो मेडिकल क्यों नहीं कराया भाई। तो ये देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो विक्टिम का कहां पे मेडिकल दिया रेप वाली का 164A में दिया, दूसरा कि विदाउट कंसेंट नहीं हो सकता, या तो विक्टिम दे या उसके ब्याह पे कोई और दे जो कॉम्पिटेंट हो, तो ज्यादातर तो मदर ही होती है उसमें, ठीक है ना। And such women shall be sent to such registered medical practitioner within 24 hours from the time of receiving the information related to, तो 24 घंटे के अंदर उसमें वहां पे आप कराइए। अब मान लो और सपोज करो ये भी हो जाए ट्रायल में पता लगे कि जो मेडिकल कराया वो 6 दिन बाद कराया, मेडिकल कराया 16 दिन बाद कराया, वो भी अगेंस्ट में जाता। जितना जल्दी आप करा लोगे तो उतना ज्यादा चांसेस है कि आपको एविडेंस अच्छा मिल जाए, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि 53A में एक्यूज्ड का है मेडिकल, 164 में विक्टिम का मेडिकल, और विक्टिम का मेडिकल कंसेंट से होता है, ये आप याद रख लेना, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखो और क्या वो सेफ गार्ड दे रहा है, तो देखो पहले आते हैं इस पे 55 पे। 55 इंपॉर्टेंट है। 55 कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, हिंदी में समझ जाओ आप, जो वो पूछेगा वो यही है, एक पीओ दूसरे पीओ से कह रहा है जाके अरेस्ट कर, बस। तो ये क्या कर रहा है, एक पीओ दूसरे पीओ से कह रहा है कि यार मैं तो जा नहीं पाऊंगा, एक काम करो मेरे ब्याह पर तुम चले जाओ, जाके फलाने सिंह को अरेस्ट करो। यही 55 कह रहा है, और यही पूछता है आपसे कि कौन सा प्रोविजन है यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर से कह सकता है। तो कह रहा है व्हेन एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, चैप्टर 12, तो 12 में कोई मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है भाई साहब, require any officer subordinate to him to arrest without a warrant, any person who may lawfully be arrested without a warrant, he shall deliver to the officer required to make the arrest and order in writing। तो राइटिंग में से ऑर्डर देगा, जाओ जाके अरेस्ट करो, है ना। पर्सन का नाम वाम बताएगा और किस लिए हम अरेस्ट कर रहे हैं वो सब उसमें लिख के वो एक कागज पकड़ा देगा, ओवरऑल अथॉरिटी दे देगा अपनी अरेस्ट करने की, ये लिख देगा इस व्यक्ति को अरेस्ट करना है, इस वजह से अरेस्ट करना है ना, और वो जाके उसको क्या करेगा, अरेस्ट कर लेगा। और अगर वो मांगता है तो उसको कागज दिखा देगा, देखो जी मेरे को अथॉरिटी है तुम अरेस्ट करने का। क्वेश्चन पूछता कि एक पीओ दूसरे पीओ को कब मतलब कहां पर दिया है प्रोविजन अरेस्ट करने, 55 में। 55A छोटा सा है, इंपॉर्टेंट है, मत भूलना इसको। कह रहा है हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखने का भी ना किसकी ड्यूटी है, पीओ की। कह रहा है इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द पर्सन हैविंग द कस्टडी, जिसके पास कस्टडी है, पुलिस वाला भी पकड़ के लेके गया है, ऑफ एन एक्यूज्ड टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यू के यू पूछ देता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी वाला प्रोविजन कहां पर है 55A में। जितने ए वाले हैं तो वो तो वैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो 50A हो, चाहे वो 41 आपका ABCD हो, ठीक है। जैसे अब आपका ये 55A आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। 50A में क्या था, अब याद करो, किसी दोस्त को बताएगा, है ना, कि यहाँ पे रखा हुआ है, किसी रिलेटिव को बताएगा। ABCD में क्या था, A में 104 का नोटिस दे रहा था, B में क्या कर रहा था, कपड़े उपड़े ठीक पहन रहा था, तरीके से दिखना चाहिए। C में क्या कर रहा था कि क्या कंट्रोल रूम बना रहा था डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर। D में क्या कर रहा था, ड्यूरिंग इंटरोगेशन वकील से बात करवा रहा था। 56 देखो क्या कह रहा है, 56 कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट शैल without unreasonable delay and subject to the provision herein contained as to bail take or send the person arrested before magistrate having jurisdiction in the case or before the officer in charge। ओवरऑल बात ये क्या कह रहा है कि आपने जिसे अरेस्ट किया उसे अननेसेसरी डिले, 56 कह रहा है कोई अननेसेसरी डिले नहीं करनी है आपको। ये इस पे एक
वो लगा रहा है, वो 24 घंटे वाला सिस्टम है ना। देखो 24 घंटे वाला है जो आप पढ़ोगे अभी, ये पढ़ोगे, इसी में पढ़ाऊंगा आपको मैं। 24 घंटे वाला सिस्टम है, ये राइट नहीं है कि उसे पूरा करेक्ट 23 घंटे 59 मिनट तक रखना है। अगर आपका काम खत्म हो जाए मान लो 4 घंटे में, सारी जो आपकी फॉर्मेलिटीज है अरेस्ट वगैरह की, वो आपकी 4 घंटे में खत्म हो गई, तो आप 5 घंटे में पेश कर दो उसको। ऐसा कोई राइट थोड़ा ना कि 24 घंटे रखना ही है। हाँ, ये कह रहा है कि मैक्सिमम 24 घंटे रखना है, मैक्सिमम। तो 56 वही आपको बता रहा है कि अनरीजनेबल डिले करनी है आपको। अब पहले काम खत्म हो गया था 4 घंटे में, मगर आपने उसे पेश कर रहे हो 15 घंटे बाद या 20 घंटे बाद, तो वो जो 16 घंटे का तो अनरीजनेबल डिले है ना। तो ये 56 कह रहा है कि भैया आप किसको अरेस्ट कर सकते, आप अनरीजनेबल डिले के आप उसे पेश करो। तो खैर इंपॉर्टेंट तो नहीं है, 56 तो कम ही पूछता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ओवरऑल 24 घंटे जब हम 57 में पढ़ने वाले। देखो 57 में क्या लिखा, देखो कह रहा नो पुलिस ऑफिसर shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer period than under all circumstances of the case is reasonable, and such person shall not in the absence of a special order of magistrate system exceed 24 hours। ठीक है ना, 24 घंटे से ज्यादा तो आपको रखना ही नहीं है, मगर इसी के ऊपर हमने 56 में पढ़ा कि अनरीजनेबल डिले भी नहीं कर। तो बात वही है, कह रहा है बहुत सिंपल सी कि भैया अनरीजनेबल डिले आप मत करना। अगर काम आपका 10 घंटे में हो जाए तो 10 घंटे में पेश कर देना, और मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 24 घंटे में पेश। ठीक है, 56-57 क्लियर है, ये तो खैर सबको ही क्लियर रहता है। देखो 58 क्या कह रहा है, 58 कह रहा है कि जितने आपने अरेस्ट कर लिए ना, ठीक है, वो क्या होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबसे बड़ा अधिकारी है एग्जीक्यूटिव में, पुलिस काम कर रही है नीचे। अब इन्होंने मान लो आज करे 10 अरेस्ट एक थाने में, इन 10 की एक सूचना डीएम के पास भेजना बहुत जरूरी। ये कह रहा है 58, कह रहा है ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन shall report to DM or if he so direct the SDM the cases of all person arrested without warrant within the limit of the respective stations, है ना। और कितने लोगों को आपने बेल वगैरह दी। तो क्या है कि इन्होंने पूरी हिरार्की बना रखी है भाई, सबकी किसी की मनमानी ना हो। अब मान लीजिए ये है कि रोज रुके रोज, आज कितने आपने अरेस्ट किए कि 5 किए, शाम को डीएम साहब को रिपोर्ट पहुंचा दो, क्या जी आज हमारे पास इतने लोग आए थे, इतने हमने अरेस्ट करके लाए थे, उसमें 2 की बेल ग्रांट हो गई, 2 को बेल दे दी हमने, ये समझे। तो ये 58 कहता है। ये चीजें कोई बहुत बड़ी नहीं है, मगर क्या है कि प्रोविजन थोड़ा याद रखने की बात है। अब जब भी आप देखो, जब रिविजन करो तो 41 से करो। 41 में क्या था कि विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, 41(2) में क्या था कि विदाउट वारंट नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्ट नहीं कर सकता। बाकी जो उसके अंदर बहुत सारे दे रखे हैं क्लॉज 41 के 1 में, तो वो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, वो तो आप वैसे देख के मार दोगे। उसके बाद आगे 41 से आप किस पे 41 ABCD एक साथ पकड़ लेते, 160 का नोटिस देना था, बीमों से अच्छे से एक्यूरेट विजिबल वो पहनना था, वहां साइन कराने थे, एक के फिर काउंटर साइन कराने थे, है ना। सी में क्या था कि वहां डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे आपको कंट्रोल रूम बनाना था। 41D में क्या था, इंटरोगेशन करवाना था, मगर इंटरोगेशन वकील से आप एक बार मिल लो, थ्रू आउट इंटरोगेशन मत मिलना। तो 42 में आगे अच्छा नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्ट कर सकते हैं, मगर सिर्फ नाम पता के लिए। 43 में कोई प्राइवेट पर्सन कर सकता है, नॉन कॉग्निजेबल और नॉन बिलेबल होना चाहिए। 44 में मजिस्ट्रेट साहब अरेस्ट कर सकते हैं, प्रेजेंस में होना चाहिए एग्जीक्यूटिव जुडिशियल कैसा भी मजिस्ट्रेट हो, और फिर सामने कर रहा है लोकल जुडिक्शन पकड़ लेंगे। 45 में क्या कि आर्म्ड फोर्सेस वगैरह कम्युनिटी अरेस्ट नहीं करेगा बेचारा जाके। 46 में कह रहा अरेस्ट होगा कैसे, तो कह रहा जो मना है वो करो, मगर अगर डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है तो गोली मत मारना उसको। लेडीज है तो रात को अरेस्ट मत करना, करना पड़ रहा है तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से परमिशन ले लेना। 47 कह रहा है सर्च में और कोई पर्दा में लेडी उसे बाहर भेज देना, उसके बाद अरेस्ट करना, है ना। 48 कह रहा तुम्हें जहां तक मन करो वहां तक पीछा करो। ऐसे तो याद करोगे, कैसे याद करोगे, है कि नहीं, ऐसे कहानी जरा याद करो। 49 कह रहा है भैया कि अननेसेसरी रिस्ट्रेन मत करना। 50 कह रहा है कि उसे ग्राउंड बताओ और बेल के वो बताओ उसको। 50 में क्या कह रहा है कि उसके किसी रिश्तेदार को बता देना। 51 में सर्च करो, 52 में उससे सीज कर लो, कोई मिल जाए आपको चाकू वाकू तो। 53 कह रहा है कि आपको मन करे, आपको लग रहा है उसे एविडेंस मिल जाए तो उसका करा लो, मगर ये रिक्वेस्ट कौन कर, सब इंस्पेक्टर से नीचे कोई कर नहीं सकता। 53 कह रहा है कि एक्यूज का कराओ, और ये 53 पढ़ रहे तो 164 शादी पढ़ लो, वो विक्टिम का करा रहे हैं, कंसेंट बहुत जरूरी है। 54 कह रहा है
कि अरे यार जब इतना कर रहे हो तो उसका बिल्कुल सेफ गार्ड रखो, उसका तो अरेस्ट, जिसे भी अरेस्ट हो उसका मेडिकल नहीं करा। 55 कह रहा है कि एक बंदा उठाकर दूसरे से कह देगा जाके यार पकड़ ले और मेरे बिहाफ पे, ठीक है। 55 ये कह रहा है कि मगर भाई उसकी हेल्थ सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एकदम बिल्कुल ऐसे ध्यान रखो कि हमारे एकदम वो है ये मेहमान, खाना पीना सब टाइम पर होना चाहिए। 56 कह रहा है कि देखो अनरीजनेबल डिले मत करना प्लीज, ऐसे नहीं बिना बात को बिठा के रखो। 57 कह रहा है बिठा के रखो तो रखो, मगर कितना बिठा लो, 24 घंटे ज्यादा नहीं बिठा सकते आप। 58 कह रहा है कि जितने भी अरेस्ट करें सब जाके डीएम को बताइए, ठीक है। 59 देखो क्या कह रहा है, 59 कह रहा है कि नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड बेल और अंडर द स्पेशल ऑफ मजिस्ट्रेट। कह रहा है एक बार आपने अरेस्ट कर लिया तो जैसे फिल्मों में नहीं बोल देते अरेस्ट करने के बाद कि चलो ठीक है जाओ तुम्हें छोड़ दिया, दिखना मत आज के बाद, वो सब नहीं होता है। एक बार अरेस्ट कर लिया तो या तो बॉन्ड भरवाओ या बेल मिल जाए मान लो उसको, और या फिर क्या होगा स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, मतलब कुछ ना कुछ तो लिखित में काम होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस लिया और छोड़ दिया, वो काम नहीं करना, ठीक है। 59 सिंपल है, नहीं पूछता 59 आपसे पूछता नहीं है, मतलब पता जरूर होना चाहिए आपको। तो इसमें एक्चुअली पूछता क्या है कि 60 ये भी पूछ लेता है, चलो पहले 60 पढ़ लेते हैं। कह रहा है इफ अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी escape or rescued, the person from whose custody he escaped or was rescued may immediately pursue and arrest him in any place in India। तो बात तो सही है, जो हम वहां पढ़ रहे थे 48 में, तो पूरे इंडिया में भागेगा उसके पीछे पीछे अरेस्ट करने के लिए। तो 60 उसी का कहता है कि अब उसने पकड़ लिया फिर उसकी कस्टडी से भाग गया तो उसको पकड़ने के लिए पूरे इंडिया में कहीं भी घूमेगा, पकड़ के ही मानेगा होगा, ठीक है ना। इमीडिएटली उसको परस्यू करेगा और इंडिया के कहीं भी जाकर पकड़ सकता है। इंपॉर्टेंट इसमें 60A लास्ट ये पूछ रहा था, ये कह रहा है कि नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स प्रोवाइडेड। ओवरऑल ये कह रहा है कि जो अरेस्ट होगा चैप्टर 5 में ही होगा। अरेस्ट जो होगा ये चैप्टर 5 है, 41 से लेके और 60 तक के बीच में ही आपको पूरे अरेस्ट का वो करना है, इसके बाहर किसी को अरेस्ट नहीं करना। तो मतलब जो भी प्रोसीजर फॉलो करना है, जो भी करना है, वो सब हमने जो दे दिया 41 से 60 तक, उसी को फॉलो करिए आप, मनमानी नहीं चलेगी। ओवरऑल बात ये हो गया आपका अरेस्ट का चैप्टर। यहां से कम मुझे ऐसा अंदाजा है कि 2 क्वेश्चन तो बना ही देगा, और मतलब कि मोरलेस मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लगते हैं, जैसे ए वाले जितने भी मतलब कि ABCD ए टाइप के वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका 42, 43, 44 ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता, 41 से कम पूछता कभी, ठीक है। ये तो हो गया आपका अरेस्ट का चैप्टर। अब यहाँ से शुरू होता है आपका सम्मन वारंट, ये सब चालू है। सम्मन वारंट में देखो क्या क्या पूछता है। सम्मन वारंट में एक बात तो देखो ऐसे पूछ रहा है, फॉर्म ऑफ सम्मन 61। पहले तो ये याद रखोगे सम्मन कहां से कहां तक जा रहा है, ये अपने दिमाग में देखो। मैं आपको एक ट्रिक ये भी बता रहा हूँ कि जितना ज्यादा आप एक्ट को बाइफर्केट कर पाओगे, जितना ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट पाओगे, उतना जल्दी सही आंसर करने की आपकी जो वो है ना चांसेस बढ़ते हैं। जैसे मान लो अगर आपको याद है कि अरेस्ट 41 से शुरू होता है और 60A तक खत्म होता है, या मान लो सम्मन आपका 61 से शुरू होता है 69 पे खत्म होता है, और 69 के बाद 70 से आपका वारंट शुरू हो जाता है। अब जब आपके दिमाग में ये है, आपके दिमाग में ये है कि सम्मन जो है 61 से 69 है, ठीक है। अब इसमें 9-10 सेक्शन हुए, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसने ऑप्शन में आपको दे दिया 62, 71, 69, 49 ऐसे दे दिया। तो 2 तो आपने क्या करा, एलिमिनेट कर दिए ऐसे ही, क्योंकि आपको ये याद था कि सम्मन की अगर बात हो रही है तो सम्मन तो 60 से लेकर 69 के बीच है कि नहीं। जितना ज्यादा आप नैरो कर लो अपनी सर्च को, क्योंकि मान लो CRPC में 484 सेक्शन, अब आपसे क्वेश्चन पूछा पूरे CRPC को याद करने लग जाओगे तो कंफ्यूजन तो बढ़ेगी। तो कभी जाओगे 112 पे, कभी जाओगे 215 पे, वो तो नहीं करना ना। जितना ज्यादा नैरो कर लोगे अपने सर्च को, तो हमेशा ही जरूर याद रखो कि जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो कहां से कहां तक है। और ये कोई मतलब पहली बार में तो आपको शायद याद न रहे, मान के चल रहा हूँ, और 1-2 बार प्रैक्टिस के बाद में आपके दिमाग में मोटी मोटी एक पिक्चर बन जाती है किसी भी एक्ट की। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये है, यहाँ से यहाँ तक ये है, यहाँ से यहाँ तक ये है,
ये चीज के बारे में इन सेक्शन में बात करी गई है, तो आपकी सर्च हो जाएगी नैरो। अब संबंध पे बात आएगी, आपके दो तो ऐसे एलिमेंट मार दिए, रह गए दो। अब आप सोचो उसमें तो ज्यादा चांस बढ़ गया आपका सही करने। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ये काम की चीज है वो पीटी से। चलो तो अब देखते हैं हम क्या संबंध। संबंध का 61 to 69 है ना। अब देखो पहला इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 61 में ही है कि संबंध का फॉर्म संबंध आकर होंगे कैसे। कह रहा है एवरी संबंध इशूड बाय कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग। पहली बात तो मौखिक नहीं होगा, लिखित होगा। चलो जी। इन डुप्लीकेट, दो कॉपी में होगा, डुप्लीकेट में होगा। और अब राइटिंग में तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, उसको साइन भी करे जाएंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको साइन करेगा, है ना। और साइन करेगा और क्या करेगा, प्लस पे सील लगाएगा। संबंध का ये तरीका है, आपने तो संबंध देखे भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि राइटिंग में होगा, डुप्लीकेट दो कॉपी में होगा, तो जस्सा उसका साइन करके अपने एक मोहर कोर्ट की लगा देंगे। ये हाँ जी मेरा, कोई दिक्कत। संबंध का तो आपको पता ही, इसमें तो अंदर भी पूछ देगा आपसे। तो साइन सील दोनों चीज है, प्लस में चल रही है, बटे में नहीं है, राइटिंग में होगा, ओरल में नहीं हो सकता, और डुप्लीकेट में सकता। ठीक है, ये 61 कह रहा है, पूछता है कभी कभी। देखो 62 क्या कह रहा है कि संबंध सर्व कैसे होंगे। तो कह रहा है कि एवरी संबंध शैल बी सर्व्ड बाय पुलिस ऑफिसर। पीओ सर्व करेगा, पीओ सर्व करेगा। हाँ, every summons shall be served by a police officer or subject to such rule as the state order may make in his behalf by an officer of a court issuing it or other public servant। तो कह रहा है कि पीओ या फिर कोई कौन था, इसमें जो कह रहे हैं ना ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एक प्रोसेस सर्वर होता है, एक प्रोसेस सर्वर बोलते हैं उसको ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को, या फिर इसके अलावा कोई अधिक पब्लिक सर्वेंट। नॉर्मली तो पुलिस ऑफिसर ही करते हैं, मगर जैसे सिविल वगैरह में करते हैं प्रोसेस सर्वर, तो वैसे तो पुलिस ऑफिसर खुद जाते हैं बेचारे, और या फिर चाहे तो पब्लिक सर्वेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, सवाल ये नहीं पूछते कौन कर सकता है, सवाल इसके दूसरी लाइन से पूछते हैं। सम्मन सेल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड पर्सनली। तो कह रहा है अगर पॉसिबल हो तो आप पर्सनली दीजिए, जिस व्यक्ति के नाम पर है पर्सनली उसको दीजिए, है ना। और ये है कि उसको दे देंगे, एक कॉपी उसको दे देंगे, ये लो, और दूसरी कॉपी में क्या करा लेंगे, साइन करा लेंगे। नीचे देखो दिया हुआ है एवरी पर्सन ऑन हुम अ संबंध इज सो सर्व्ड इफ सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर साइन अ रिसीट देयरफॉर ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट। एक उसे देके दूसरी वाली को साइन कर दे, यही सबूत है कि मैंने क्या किया, संबंध को सर्व कर दिया। ठीक है, बात रखना। तो ये तो मुझे लग रहा है कि बेसिक हमारी नॉलेज में भी होता है कि कैसे सर्विस होती है संबंध की। दो कॉपी लेके जाते हैं, एक दे देते हैं, एक पर साइन करा लेते हैं। अब हमने ये चीज तो हमें पता थी, अब ये पता है कि दिया हमने 62 में, ये तो हमें पता था कि क्या है कैसे होता है, मगर दिया कहाँ है, अब हमें पता लग गया 62 में दिया। ठीक है, अब कह रहा है इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देखो आप 64 इम्पोर्टेंट है। 64 में देखो जो कह रहा है कि वो बंदा नहीं मिले। यहाँ तो जो अभी 62 में दिया कि प्रैक्टिकेबल जितना हो तो आप उसे पर्सनली दीजिए, मगर वो नहीं मिल रहा पर्सनली, है ना, घर पे आता नहीं है, बच रहा है जैसे भी है। तो एडल्ट मेल मेंबर, एडल्ट मेल मेंबर, ठीक है, एडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली, जो उसके साथ रहते हो आप उसको भी दे सकते हो, यही इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक शब्द और जोड़ लो नीचे से एक्सप्लेन हो, सर्वेंट ना फैमिली मेंबर नहीं होता। यही पूछता है आपसे कि अगर वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह किसे दे सकते हो, तो घर में अगर कोई एडल्ट मेल मेंबर हो, फीमेल भी नहीं, और सर्वेंट जो होता है वो घर का सदस्य नहीं माना था, फैमिली मेंबर नहीं माना था, तो उसको भी आप नहीं दे सकते, नौकर को। ये इंपॉर्टेंट 64 में आपसे पूछ लेते, ठीक है ना। अब देखो जैसे 65 में वैसे तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता भी कम ही है, बहुत रेयर पूछता आपसे, मगर सब्स्टिट्यूटेड पूछते अगर कि सब्स्टिट्यूट सर्विस किसमें है,
मान लो देखो 61 वाला सम्मन लेके गए, 62 में पर्सनली करना था, कर नहीं पाए, 64 में एडल्ट मेल में आपको ढूंढा, वो भी नहीं मिला इनको, तो फिर क्या करें, तो बंदा नहीं मिल रहा है कुछ नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, चस्पा कर देंगे। वर्ड आपने सुना भी होगा कई बार, क्या करेंगे, चस्पा कर देंगे, घर के बाहर एक कॉपी लगा देंगे, उसके बाद कोर्ट में भी एक लगा देंगे, है ना। तो उससे क्या माना जाएगा कि हाँ जी ये क्या है, सर्व हो गया। नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे, तो कभी कभी ये पूछ देता है कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विस जो है वो कहां पर है, वो 65 61 का संबंध लेकर जाएंगे, 62 में पर्सनली देंगे, 64 में अगर नहीं मिलेगा तो एडल्ट मेंबर को देंगे, और कोई नहीं मिलेगा तो 65 में सब्स्टिट्यूटेड सर्विस करा देंगे। इसको ऐसे ही पढ़ लो, जैसे मैंने बताया ना, ऐसे याद कर लो, तो ये पूरा संबंध वाला भूलोगे नहीं। ऐसे याद कर लो। 66 में इंपॉर्टेंट है, 66 में कह रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट अगर कोई है तो उसको कैसे आप कराओगे, तो उसका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता ना, है ना, उसको आप कहोगे कि भैया इसको आप सर्विस करा दो, उसे भेजोगे आप। कह रहा है वेयर द पर्सन, देखो 66 पूछ देता कभी कभी आपसे कि वेयर द पर्सन सम्मन्ड इज इन द एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, अभी जॉब कर रहा है, द कोर्ट इश्यूइंग द समन शैल ऑर्डिनरी सेंड इट इन डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ द ऑफिस, तो उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भेज देगी जहां पर नौकरी कर रहा है। उसके बाद वो सम्मन को ऐसे ही कराएगा, पर्सनली लेकर जाएगा उसके पास, और कोर्ट को रिटर्न कर दे, उसे साइन वाइन करा के, और वो साइन ये माने जाएंगे कि वो सर्विस होगी। तो गवर्नमेंट ऑफिसर को अगर आपको करानी है तो उसके डिपार्टमेंट के हेड को आप भेज दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो 66 में क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। उसके बाद ये 67, 68, 69 इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका जो पूछता है वो पूछता है आपका 70 से। अब देखो यहां से शुरू हो जाता है आपका क्या, वारंट। 70 का ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके क्लॉज 2 से 70 क्लॉज 2 से क्वेश्चन पूछता है वारंट पे, ज्यादातर पूछता है। कह रहा है कि अब देखो पहले से बताया कि वारंट होगा कैसा, राइटिंग में होगा, साइन करा हुआ होगा, है ना, और सील होगी। एक ही फर्क है सम्मन और वारंट में कि डुप्लीकेट में नहीं होता। तो वारंट होता है वो डुप्लीकेट में नहीं होता, सम्मन में क्या होगा, 2 कॉपी में होता है। वारंट उसे देना नहीं है, वारंट सिर्फ उसे दिखाना है, देख तेरे को अरेस्ट करने का वारंट हमारे पास, और फिर अपनी जेब में रख लो वापस, पकड़ के ले चलो उसे, है ना। मगर जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है इसके क्लॉज 2 से, कह रहा है एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसल्ड बाय द कोर्ट। तो कह रहा है एक बार वारंट निकल गया तो ये जन्म जन्मांतर तक चलेगा, इसकी जो म्याद है, इसकी जो वैलिडिटी है वो जन्मों की है, अंटिल, जब तक कि खुद या तो इसे मान लीजिए वो क्या बोलते हैं इसको, कोर्ट अगर कैंसिल ना कर दे, है ना, या फिर ये एग्जीक्यूट ना हो जाए। एग्जीक्यूट मतलब जिसके खिलाफ निकला था वो पकड़ा ना जाए, 2 काम। बाकी तो वारंट चलेगा जन्मों तक, कभी खत्म नहीं होगा। 2 ही कंडीशन हो सकता है कि जिसने वारंट इशू किया था तो वही उसको क्या करे, कैंसिल कर दे कि नहीं अब छोड़ो, और या फिर क्या हो जाए कि ये कोई सालों से पकड़ेंगे, ठीक है ना। ये चीज, यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। अब देखो 73 इसका देख लो एक बार, वारंट से ही जो थोड़ा बहुत कुछ बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट तो 70 था, मगर थोड़ा बहुत 73 से ही बनता है, वो भी आप देखें। तो क्या कह रहा है, कह रहा था सीजेएम और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, 2 व्यक्तियों को दे रहा है, सीजेएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को दे रहा है, ठीक है। may direct a warrant to any person within his local jurisdiction for the arrest of any escaped convict। तो ये तो वारंट देखो, वैसे नॉर्मली वारंट कौन किसे मिलता है, पुलिस वाले को, है ना। इसमें सीजीएम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं, वारंट कैसे दे रहे हैं, एनी पर्सन को दे रहे हैं, देखो, है ना। तो ये मुझ जैसे एक आदमी को भी दे सकते हैं, एनी पर्सन विद इन हिज लोकल जुडिक्शन फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी एस्केप्ड कन्विक्ट, कोई भागा हुआ कोई मुजरिम है, ठीक है, तो एस्केप्ड कन्विक्ट हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, और ऑफ एनी पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड इज इवेडिंग अरेस्ट, या फिर कोई व्यक्ति जो नॉन बेलेबल, तो मतलब ओवरऑल बात है तो सब कुछ ले लिया ना। भाई सीजेएम और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट चाहे तो अपने जुडिक्शन में किसी भी व्यक्ति को वारंट दे सकता है एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो नॉन बेलेबल वाले में तो जितने भी नॉन बेलेबल होते हैं वो पकड़ लिए उन्होंने,
और प्रोक्लेम्ड पकड़ लिया, एस्केप पकड़ लिया। इन सबको पकड़ने के लिए किसी व्यक्ति को दिया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे 73 में वो बनाएगा तो इस तरीके से बना सकता है कि एक तो क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि भाई किसी भी व्यक्ति को वारंट देने के लिए किस किस पे पावर है, तो सीजेएम पर है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट पे है। मतलब एक बात समझो कि सेशन जज भी नहीं दे सकता, ये है कि नहीं, सीजीएम दे सकता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट दे सकता है। एक तो क्वेश्चन ऐसे बना सकता है। एक बना सकता है कि क्या किसी भी पर्सन को वारंट दे सकते हैं स्टूडेंट के लिए? यस, बिल्कुल दे सकते हैं, 73 में प्रोविजन है ये वाला, है कि नहीं। और या फिर ये बना सकता है किस किस उसमें दे सकता है, तो जैसे मान लो इसके वाले में दे सकता है, प्रोक्लेम्ड है उसमें दे सकता है, नॉन बिलेबल। 3 तरीके से तो घुमावदार क्वेश्चन बनाएगा वो, तीनों तरीके आपने देख लिए। कई बार समझ नहीं आई समझ में। अब देखो क्या लिखा है, दूसरा पढ़ लो इसके आगे। सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग, तो वो सही बात है, राइटिंग में ले लेगा कि हाँ भैया मुझे वारंट मिल गया है। एंड शैल एग्जीक्यूट इफ द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट वॉज इशूड इज इन और एंटर्स ऑन एनी लैंड और द प्रॉपर्टी अंडर हिज चार्ज। तो ये बंदा कि गली गली घूम कर पकड़ेगा उसको, ये क्या करेगा कि अगर इसकी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे वो आया तो अरेस्ट। ऐसा नहीं है पीओ तो घूम घूम के पकड़ेगा, मेरा ड्यूटी बाउंड है ना, ये थोड़ा सरकार का काम करने के लिए घूम घूम के पकड़ेगा उसको। तो ये तो अपने घर में बैठा रहेगा, इसके घर में अगर कोई आया तो अरेस्ट, ठीक है ना। ये भी नहीं पूछता कि घर में आया तो अरेस्ट रहेगा, सिंपल अगर मान लो कि देने का पावर है कि किन सर्कमस्टेंस में दे सकता है और कौन दे सकता है, हु हैज द पावर, सीजेएम और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैज द पावर। 73, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट इसका सेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 70 के बाद अगर कोई वारंट है वो 77 है। 70 के बाद अगर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो 77 है कि वारंट एट एनी प्लेस ऑफ इंडिया में जा सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। एक बार पुलिस वाले वारंट है ना, तो लेके ढूंढते ढाड़ते घूमते घामते कहीं भी पहुंच जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वारंट एग्जीक्यूट कहां हो सकता है, एनी प्लेस इन इंडिया में। 70 में वारंट क्या था, है ना, और कब तक चलेगा, और इसमें एनी प्लेस इन इंडिया तक चलेगा। ये आपका 70 और 77, 70 और 77, ये दोनों वारंट में बहुत इंपॉर्टेंट, यही से क्वेश्चन वारंट से। इसके बाद आता है आपका 82 प्रोक्लेमेशन, जो हम बार बार पढ़ रहे हैं। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो प्रोक्लेम्ड होता कब है, ये 82 आपको पता है। 82, 83, 84, 85, 86, यहां तक आपका क्या चलेगा, यही प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ऑफेंडर खेलेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। पीटी में क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बनाता है वो 82, 83 से बनाता है, और जो बनाता बड़े आसान। और आप भी मतलब ये समझ लो, ये तो लॉ में लिखा हुआ है, अगर आप इसे ले मैन की तरह समझने की कोशिश करोगे ना, तब भी आपको लगेगा हाँ यही तो तरीका है, यही तो होना चाहिए, वही तरीका प्रोक्लेमेशन का है। क्या कह रहा है कि इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, तो कोर्ट को लग रहा है एविडेंस ले बिना या लेकर, ये भी देखो आप इंपॉर्टेंट पकड़ना, कि सिर्फ उसे रीजन टू बिलीव हो जाए, चाहे कोर्ट ने कोई एविडेंस लिए या नहीं लिए। मान लो वकील साहब ने, सिर्फ पुलिस वाले ने, अगर आप मान लो कि सिर्फ अपनी बात से उसे बता दिया और उसे लग गया जज को कि हाँ यार बात जो कह रहा है ना, बात तो सही है, इतना ही काफी है, एविडेंस तो लिए नहीं उसने कोई। तो इतने में भी कि दैट एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ वारंट हैज बीन इशूड, तो जिसके खिलाफ हमने वारंट इशू किया ना, जिसके खिलाफ हमने वारंट इशू किए हैं, कैन वारंट हैज बीन इशूड बाय इट हैज एब्सकॉन्डेड। अब क्या कह रहे हैं कि ये बंदा ना भाग गया है, हैज एब्सकॉन्डेड और इज कंसीलिंग हिमसेल्फ सो दैट सच वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूट। या तो भाग गया है, अपने आप को ऐसे छुपा रहा है कि एग्जीक्यूट ना हो पाए वारंट। तो ऐसी स्थिति कोर्ट को लगे कि ऐसा हो गया है कि ये बंदा भाग गया है या फिर अपने आप को छुपा रहा है कि वारंट एग्जीक्यूट ना हो पा रहा है, सच कोर्ट में पब्लिश अ रिटन प्रोक्लेमेशन। अब तो रिटन है, ओरल नहीं है। क्या करेगा, एक रिटर्न में ना एक कागज निकालेगा, उस कागज में लिखेगा, क्या लिखेगा, रिटन प्रोक्लेमेशन निकालेगा, रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट ए स्पेसिफिक प्लेस एंड एट ए स्पेसिफिक टाइम नॉट लेस देन 30 days। ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लीजिए आज तारीख है कितनी, 17,
आज कोर्ट को लग गया कि ये बंदा ना भाग गया है या फिर ये अब पकड़ा नहीं जाएगा, छुपा रहा है। कोर्ट क्या करेगी, कागज लेगी, उस कागज पे लिखेगी कि एक्ट द्वारा ये सूचित किया जाता है फलाना ढिमकाना, है ना, कि फलाने सिंह रॉकी नामक व्यक्ति जो है, ये रॉकी नाम लगता है थोड़ा गुंडा टाइप थोड़ा, तो ये रॉकी नामक जो व्यक्ति है, ये जैसे मान लो बोल दे 30 मार्च को, 30 दिन से ज्यादा होगा ना इसमें, 17 फरवरी से 30 मार्च को 30 दिन से ज्यादा आ जाते हैं, तो 30 मार्च को सुबह 10 बजे कोर्ट नंबर 5 में आ जाए, है ना, ये सब करके अपना पूरा प्रोक्लेमेशन निकाल दिया। यही होती है प्रोक्लेमेशन। इसको अगर तुम फॉलो नहीं करोगे, जब तुम 30 दिन में नहीं पहुंचोगे, उसके बाद उस दिन के बाद से मान लिया जाएगा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ठीक है ना। तो एक तो इसमें जो इंपॉर्टेंट जो आपको पकड़ने की चीज है वो ये है 30 डेज। कितने दिन, कम से कम 30 दिन तो देगी, कम से कम, नॉट लेस देन, विद इन 30 डेज नहीं है, नॉट लेस देन 30 डेज है, मतलब कि मिनिमम 30 दिन तो देगी सारे। चलो जी, अब ये अगला बता रहा है प्रोक्लेमेशन पब्लिश करी कैसे, जो रिटर्न है तो उसको पब्लिश कैसे करोगे, लोगों तक कैसे, उस आदमी तक बात कैसे पहुंचेगी, किसी भी लोगों तक कैसे पहुंचेगी। कह रहा है एक तो क्या कह रहा है, पब्लिकली रीड कर देंगे, पब्लिकली क्या करेंगे, रीड करेंगे। सुनो सुनो सुनो, वो चलता था ना कि अभी आपने सुना होगा इधर रामपुर में योगी सरकार ने करवा दिया था आजम खान के लिए, तो ऐसे ढोल नगाड़े लेके पुलिस वाले वहां बजा रहे थे, वो प्रोक्लेमेशन थी, ये ऐसे ऐसे करके प्रोक्लेमेशन निकाली है, आपको यहाँ पर आ जाए इस तारीख तक इस कोर्ट में, है ना। तो ये ऐसे पब्लिकली जहां बंदा नॉर्मल जाता वहां जाके एकदम ढोल नगाड़े के साथ सुनवा देंगे पब्लिक चौराहे पर खड़े होकर, है ना। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा कह रहा है कि इट शैल बी अफिक्स्ड एट, तो उसके घर के बाहर बात वही चस्पा करवा दो, वो जो क्या बोलते हैं, जो आपने राइटिंग में करी है ना, उसे घर के बाहर चस्पा कर दो, एक वहां लगा दो, और एक क्या करो, एक कोर्ट में लगा दो। आपने देखी होगी कोर्ट वोट में लगी रहती है कई लोगों को, एक कोर्ट में लगा दो, एक उसके घर के बाहर लगवा दो, या रीड वीड करवा दो वहां पर, ठीक है, ये सब काम कर दो। और अगर कोर्ट को लगे, तो ये देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर कोर्ट को लगे तो डेली न्यूज़पेपर में, जहां वो रहता वहां डेली न्यूज़पेपर में भी निकलवा कि इस आदमी के खिलाफ ऐसे प्रोक्लेमेशन निकाली, इस तारीख को यहाँ पर आ जाए। तो इसका लास्ट है कि द कोर्ट में ऑल्सो इफ इट थिंक फिट डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटेड इन द प्लेस इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रिसाइड्स। तो तरीके क्या है प्रोक्लेमेशन के, ये वही तरीके नॉर्मल से आपको बेसिक, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एग्जाम पर्पस से याद करने पड़ेंगे, तो आपको वैसे ही पता होंगे भाई। एक तो फिल्मों में दिखाते ही थे, बजा बजा के बताते हैं, एक तो वो वाला तरीका है। फिर एक काम करो, उसके बाद एक तो उसके घर पे ही चिपका दो, और उसी की कॉपी कोर्ट में चिपका दो, और अब उसकी ज्यादा इच्छा करे कोर्ट को इससे ज्यादा कुछ करना हो, तो डेली न्यूज़पेपर जहां उनका रहता है वहां के न्यूज़पेपर में निकलवा दीजिए कि याद हो कि हमें ऐसे ऐसे, ठीक है। तो बस यही सब है जो क्वेश्चन आपसे पूछा प्रोक्लेमेशन का, उसमें से एक तो कहां पर है, 82 में है, कितने दिन के बाद बुलाना है, 30 दिन के बाद बुलाना है, कैसे कैसे होता है, तो वो मतलब फिर डेली न्यूज़पेपर में निकलवा सकते हैं, चस्पा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये चीज ये आपसे पूछता है। और इसके बाद आता है आपका 83, यहां से एक्चुअली क्वेश्चन जो पूछता है ना, तो ये अटैचमेंट है, ये क्या है, और ओवरऑल ये बात ये है कि कैसे भी बाय होकर बाय प्रो करना है ना, उस बंदे को कोर्ट में लेकर आना है। ओवरऑल जो है ये जो बताते हैं 82, 83 पुराना निकालना, ये सिर्फ उस चीज के मीन्स है कि कैसे हम करके उसको, और क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हाँ, उसको कंपेल कर सकें कि वो कोर्ट में आए, समझे। ठीक है, तो हमें ये करना है कैसे वो बंदा कोर्ट में क्या करे, आ जाए। तो वो क्या कह रहा है,
कह रहा था कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन, तो जिस कोर्ट ने 82 में प्रोक्लेमेशन इशू कर रहा है जो फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो उस राइटिंग में ये भी बताना पड़ेगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, वो रीजन लिख लिया उसने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, तो प्रोक्लेमेशन के बाद कभी भी, पहले तो ये पकड़ लो, प्रोक्लेमेशन के बाद कभी भी, कभी भी क्या करेगा, आ गया, कभी भी ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल, तो क्या करेगा, प्रॉपर्टी जो है उसको अटैच करेगा, ऑर्डर दे देगा मतलब के। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी भी अटैचमेंट में कैसी मूवी को, कैसी प्रॉपर्टी को अटैच करेगा, तो मूवेबल और इमूवेबल दोनों को ले लेगा, है ना। तो आपकी जंगम और स्थिर इन दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकता है। ये क्वेश्चन पूछता है कभी भी अटैचमेंट में कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज करेगा, दोनों तरीके की, और बोथ बिलोंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन। तो जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है, एक बार उसके बाद प्रोक्लेमेशन एक बार इशू करते हैं, उसके बाद कोर्ट अगर चाहे तो और ज्यादा प्रिकॉशन लेने के लिए उससे प्रॉपर्टी उसकी अटैच कर सकता है किसी भी तरीके। देखो पहली लाइन तो ये है ना, दूसरी लाइन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके साथ। कह रहा है प्रोवाइडेड दैट, तो प्रोवाइजो लगा दिया कि वो तो था, उसके बाद आफ्टर, और ये प्रोवाइजो अब जाएगा साइमल्टेनियसली, एक साथ, उसके साथ साथ चलेगा ये प्रोसेस। कह रहा है प्रोवाइडेड दैट वेयर एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन, जब वो प्रोक्लेमेशन इशू कर रहा है कोर्ट, है ना, द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाए बाय एफिडेविट अदरवाइज कैसे भी, दैट द पर्सन रिलेशन टू होम द प्रोक्लेमेशन इज टू बी इशू, जिसके लिए हम प्रोक्लेमेशन इशू करने वाले हैं, वो क्या करने वाला है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी को हिस्सा डिस्पोज ऑफ करने वाला है, पहली चीज। और दूसरा कि उसके जुडिक्शन से उस प्रॉपर्टी को बाहर निकाल रहा है। सपोज करो उस पर कार है ना, मूवेबल इमूवेबल दोनों की बात हो रही है, तो हो सकता है कार को वो यहाँ मान लो कि उसका जुडिक्शन बनता है दिल्ली का, अब यहां से लेके जा रहा है उत्तराखंड। तो वो दो तरीके, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए जब प्रोक्लेमेशन निकाल तभी, कि या तो डिस्पोज ऑफ कर देगा, अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर रहा है, कोशिश कर रहा है, या फिर अपनी प्रॉपर्टी को लोकल जुडिक्शन से बाहर लेके जाए, तो क्या करेगा कि साइमल्टेनियसली अटैच कर देगा, है ना। साइमल्टेनियसली अटैच कर देगा, साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ अटैचमेंट, मतलब प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट का ऑर्डर एक साथ दे देगा। तो क्वेश्चन इसमें देखो ये भी बनता है कि क्या जो अटैचमेंट है वो हमेशा प्रोक्लेमेशन के बाद होती है, नहीं, बाद में भी हो सकती है। और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रहा है या जुडिक्शन से बाहर लेके आ रहा है, तो क्या हो सकता है, साथ साथ भी हो सकती है, साइमल्टेनियसली भी हो सकती है। आई बात समझ में। जो इसमें पूछता है वो ये पूछता है 83 में अटैचमेंट, और एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मूवेबल इमूवेबल दोनों का होता है, दोनों तरीके की प्रॉपर्टी को अटैच करते हैं, ठीक है। बाकी का जो इसमें जो कैसे कैसे अटैचमेंट होता है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर ए पीटी पर्पस। तो 83 से जो क्वेश्चन वो बनाता है ना, वो यही बनाता है अटैचमेंट वाले, ठीक है। इसके बाद एक काम करते हैं, अब इसको तो खत्म करते हैं, टाइम हो गया, फिर हम बैठते हैं अभी, फिर 8:30 बजे बैठते हैं और सीपीसी स्टार्ट करते हैं, है ना। रिवाइज करो इसको, छोटे छोटे सेक्शन है, ठीक है, मिलते 8:30 बजे।